A21 to 30 डिस्क्लेमर यह कहा और इसे लिखने का असली मकसद है आपको हंसाना, चौंकाना और एंटरटेन करना। अगर इसमें किसी असली इंसान या जगह जैसी चीज दिख जाए तो समझ लो बस आपकी इमेजिनेशन बहुत तेज है। 18 जोड़ अलर्ट, इसमें थोड़ी एडल्ट तड़का भी हो सकता है, तो 18 साल से कम वाले प्यारे बच्चों, आप लोग अभी डोरेमोन या मोटू पतलू देखकर खुश रहो। बड़े लोग दिल थाम के पढ़ें, लेकिन बाद में प्लीज हमें ब्लेम मत करना। ध्यान रहे, ये सब फिक्शन है, असली नहीं। तो किसी कैरेक्टर को देखकर ये मत कहना, अरे ये तो हमारे मोहल्ले वाले शर्मा जी जैसे हैं। पढ़ो, हंसो और मजे लो। अध्याय 21, शॉपिंग और लाना। राजपथ एवेन्यू, महल से निकलने और आलीशान मोहल्ले में घूमने और नज़ारे का आनंद लेने के बाद वो आखिरकार यहाँ पहुँच गया था। उसने आज शॉपिंग करने की कोई योजना नहीं बनाई थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि जो कपड़े उसने पहने हुए थे उनके अलावा उसके पास पहनने के लिए और कुछ नहीं था, और इसी बात ने उसे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। राजपथ एवेन्यू दुनिया के सबसे महंगे शॉपिंग क्षेत्रों में से एक। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे यहाँ आने का ही नहीं बल्कि शॉपिंग करने का भी मौका मिलेगा। यहाँ चीजें सिर्फ ब्रांड नाम की वजह से महंगी नहीं थी, नहीं, ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पूरा क्षेत्र मशहूर हस्तियों, अरबपतियों, राजघरानों और लग्जरी कलेक्टरों के लिए बने स्टोर से भरा था और उनकी कीमतों को स्वाभाविक रूप से ये दर्शाना था। आर्यन ने गाड़ी आगे बढ़ाई और आखिरकार सड़क के किनारे पार्क कर दी। हालांकि शाम हो चुकी थी, फिर भी आसपास थोड़ी भीड़ थी। जैसे ही वो गाड़ी चला रहा था, उसकी कार ने कुछ दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हालांकि यह पूरा इलाका लग्जरी कारों का आदी था, फिर भी कार ने लोगों को बात करने पर मजबूर कर दिया। आर्यन अपनी कार से बाहर निकला और चारों ओर देखने लगा। उसे अपने चारों ओर सिर्फ लग्जरी स्टोर ही दिख रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि किसे चुनना है। वो अभी भी आसपास देख ही रहा था कि उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। वो मुड़ा और उसने देखा कि यह सानिया की दोस्तों में से एक थी जिससे वो उस रात की पार्टी में मिला था। आर्यन, लड़की ने उत्सुकता से पूछा। लाना, आर्यन ने उसका नाम पुकारा। ओह वाह, ये सच में तुम हो आर्यन। मुझे लगा कि मैंने गलत देखा जब मैंने तुम्हें कार से बाहर निकलते देखा। लाना मुस्कुराई। तुमने भी मुझे चौंका दिया। मुझे यहाँ किसी परिचित को देखने की उम्मीद नहीं थी, आर्यन ने कहा। हे, मुझे ये बहुत सुनने को मिलता है, लाना खिलखिलाई। मिलकर अच्छा लगा। मैंने अभी तक तुम लोगों को उस रात की मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद नहीं दिया है। मैं सच में इसकी सराहना करता हूँ, आर्यन ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें हमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, हमें भी तुम्हारा साथ अच्छा लगा, लाना ने कहा। तो तुम शॉपिंग के लिए आए हो? हाँ, कपड़े और सामान, बहुत सारे, आर्यन ने जवाब दिया। अच्छा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि यह तुम्हारी यहाँ पहली बार है। क्या मैं तुम्हें आसपास घुमा सकती हूँ? मुझे पता है कि यहाँ किस स्टोर में क्या मिलता है। जरूर, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा, आर्यन ने सिर हिलाया। लाना सही थी, वो इस जगह पर नया था और अगर वो उसे आसपास घुमा सकती तो यह एक बड़ी मदद होती। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, उसने कहा और उसे सड़क पर आगे ले जाने लगी। जैसे जैसे वे चल रहे थे, लाना ने उसे लगभग हर उस स्टोर से परिचित कराना शुरू कर दिया जिससे वे गुजरते थे। वह बातें करती रही, अपने ज्ञान का दिखावा करते हुए। उसने आर्यन को लगभग हर स्टोर के इतिहास और यहाँ तक कि उन हाई प्रोफाइल लोगों जैसे कि मशहूर हस्तियों, अरबपतियों और इसी तरह के लोगों के बारे में बताया जो वहाँ खरीदारी कर चुके थे। आर्यन इस बात से काफी हैरान था कि वह राजपथ एवेन्यू के स्टोर के बारे में कितना कुछ जानती थी। हालांकि उसे वास्तव में उस जानकारी की जरूरत नहीं थी जो वह दे रही थी, लेकिन उसने इसकी सराहना की। उसे वास्तव में लगा कि यह शायद लोगों के साथ बातचीत करने का उसका तरीका था, लेकिन वह झूठ बोल रहा होगा अगर वह कहता कि उसे ये जानने की उत्सुकता नहीं थी कि वह ये सब कैसे जानती थी। लाना ने आर्यन की खामोशी पर ध्यान दिया और उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी और उसने देखा कि वह उसे एक अजीब तरह से घूर रहा था। उसने उसकी नजर का सामना किया लेकिन तुरंत अपना चेहरा फेर लिया, अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश करते हुए। माफ करना, लगता है मैं गैर जरूरी चीजों के बारे में बड़बड़ा रही थी, उसने धीमी आवाज में कहा जो मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर थी। आर्यन ने उसकी बात साफ साफ सुन ली और वो मुस्कुराया। तुम इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानती हो, उसने कहा। हाँ, मेरी माँ यहाँ डायर स्टोर की स्टोर डायरेक्टर हैं, उसने जवाब दिया। एक स्टोर डायरेक्टर? वाह, आर्यन ने हैरानी से कहा। हाँ, वो एक रुतबे वाली इंसान है, लाना गर्व से मुस्कुराई। आर्यन ने देखा कि लाना अपनी माँ पर कितना गर्व करती है और वह भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे वास्तव में नहीं पता था कि एक स्टोर डायरेक्टर क्या होता है, लेकिन वह जानता था कि यह स्टोर मैनेजर से ऊंचा पद था। अब जब लाना ने यह कह दिया था तो उसे एहसास हुआ कि जो कपड़े उसने पहने हुए हैं और जो उसने पार्टी में पहने थे वे कितने हाई एंड थे। लानत है सानिया, तुम और तुम्हारे दोस्त राक्षस स्तरीय पृष्ठभूमि वाले परिवारों से हो। हम पहुंच गए,
यह मेरी माँ का स्टोर है, लाना ने कहा जैसे ही वे एक स्टोर के सामने पहुंचे जिसके सामने डायर का लोगो लगा हुआ था। अंदर आओ, उसने कहा और दरवाजा खोला। स्टोर में चलते हुए आर्यन ने सिर हिलाया और उसके पीछे चला गया। आर्यन, क्या तुम मुझे 1 मिनट दे सकते हो प्लीज? मैं तुम्हारी शॉपिंग में मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपनी माँ को उनकी कॉफी देनी है, लाना ने अपनी आंखों में एक विनती भरे भाव के साथ कहा। जरूर, आर्यन ने कंधे उचकाए, मैं इंतजार करते हुए आसपास देख लूंगा। शुक्रिया, लाना मुस्कुराई और एक काले दरवाजे की ओर चली गई। जैसा कि आर्यन ने कहा था, उसने स्टोर के चारों ओर देखने का फैसला किया। स्टोर के अंदर की हवा ठंडी थी और एक हल्की परिष्कृत सुगंध से भरी हुई थी। कुछ फूलों की खुशबू जिसमें कस्तूरी मिली हुई थी, शानदार और सूक्ष्म। एलईडी से आती रोशनी हर सतह को एक नरम चमक के साथ उजागर कर रही थी, जो हल्के शैंपेन रंग के पॉलिश किए हुए संगमरमर के फर्श से धीरे धीरे टकरा रही थी। ये बुटीक किसी सजाए हुए म्यूजियम की तरह बिछा हुआ था। हर सेक्शन खुला और विशाल था, जिससे हर आइटम को सांस लेने की जगह मिलती थी। कुछ भी बेतरतीब नहीं था, कोई भी रैक ज्यादा भरा हुआ नहीं था। कपड़ों का हर पीस बस इतनी दूरी पर रखा गया था कि उसकी विशिष्टता और मूल्य पर जोर दिया जा सके। आर्यन पुरुषों के सेक्शन की ओर चला गया और तुरंत ही चिकने मैट ब्लैक हैंगर पर प्रदर्शित सिले हुए सूट पर ध्यान दिया। एक पुतले को गहरे नीले ऊन के डबल ब्रेस्टेड सूट में तैयार किया गया था, जिसके लेपल्स पर सूक्ष्म कढ़ाई थी। क्लासिक, सुंदर और शांत शक्ति से भरपूर। लेपल के पीछे सावधानी से लगे प्राइस टैग पर लगभग 6 लाख रुपए लिखा था। धुएं वाले कांच और ब्रश किए हुए स्टील से बनी एक केंद्रीय डिस्प्ले टेबल पर करीने से मोड़े हुए निटवेयर और सिल्क शर्ट थे। एक शर्ट, एक ऑफ वाइट पीस जिस पर हल्का डायर ऑब्लिक पैटर्न था, आर्यन की उंगलियों के बीच अविश्वसनीय रूप से नरम महसूस हुई और उसका प्राइस टैग लगभग 1.5 लाख रुपए था। वो आगे बढ़ता रहा और उसे न्यूनतम डिजाइन और सटीक कट वाली चमड़े की जैकेटें दिखाई दी। एक खास तौर पर साफ सुथरा काला पीस, कागज जितना पतला फिर भी कवच की तरह संरचित, गर्व से अपने पेडेस्टल स्टैंड पर बैठा था और इसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए थी। जूते कपड़ों के सामने वाली दीवार पर लगे थे। कढ़ाई वाली मधुमक्खियों वाले हाई टॉप स्नीकर्स लगभग 1.25 लाख रुपए, पेटेंट लेदर में डर्बी शूज लगभग 2 लाख रुपए और बूट्स जिनके हील पर सीडी हार्डवेयर सूक्ष्म रूप से उकेरा गया था लगभग 2.5 लाख रुपए। आर्यन ने धीरे से सांस छोड़ी। वह कीमतों से हैरान नहीं था, वह अब ये सब खरीद सकता था, लेकिन यह अभी भी एक सपने जैसा एहसास था। लापरवाही से अंदर चलना, इतने महंगे कपड़ों को ब्राउज करना और यह जानना कि वह अपनी आर्थिक स्थिति पर कोई असर डाले बिना यहाँ सब कुछ खरीद सकता है, कुछ ऐसा था जो उसने कभी सोचा नहीं था। उसकी उंगलियां एक और ब्लेजर पर फिरी। यह एक चिकना रेत के रंग का सिंगल ब्रेस्टेड कट था जो कश्मीरी ऊन मिश्रण से बना था, जिसमें पतली लाइनें और हल्की चमक थी, और एक प्राइस टैग था 4.5 लाख रुपए। वो अभी भी आसपास देख ही रहा था कि उसने अपने पीछे लाना की आवाज सुनी। आर्यन, इंतजार करने के लिए शुक्रिया, उसने उसकी ओर चलते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैंने कपड़ों के नजारों से खुद को व्यस्त रखा। लाना उसकी बात सुनकर शर्मा कर हंसी। बिना उसके सीधे कहे भी वो समझ गई थी कि उसका क्या मतलब है। मुझे पता है, वे महंगे हैं, वे वास्तव में हैं, आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा। तो तुम जो कपड़े चाहते हो उनके लिए क्या मानदंड है? स्नीकर्स, लाना ने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस कुछ आरामदायक और ज्यादा भड़कैला नहीं चाहिए। कितने? बहुत सारे कपड़े, कुछ स्नीकर्स, बेल्ट और दूसरी चीजें। अच्छा, तुम्हारा बजट 80 लाख रुपए से ज्यादा? ठीक है, लाना ने सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल वो तेजी से उसे घूरने लगी। माफ करना, क्या? उसने सदमे में पूछा, जो सुना था उसकी पुष्टि करना चाहती थी। हाँ, 80 लाख रुपए से ज्यादा, आर्यन ने फिर से जवाब दिया। लाना थोड़ी चौंक गई। उसे लगा जैसे उसने गलत सुना है, लेकिन आर्यन पहले ही 2 बार वही बात दोहरा चुका था। कपड़ों के लिए 80 लाख रुपए से ज्यादा। भले ही लाना की मां एक शीर्ष लग्जरी स्टोर में काम करती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लाना नियमित रूप से लोगों को, खासकर आर्यन जैसे युवा पुरुषों को, कपड़ों पर लापरवाही से 80 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करते देखती थी। ज्यादातर खरीदार, यहाँ तक कि अमीर भी, एक बार में कुछ चुनिंदा आइटम ही खरीदते हैं। हाँ, एक स्टोर डायरेक्टर के रूप में उसकी मां का पद महत्वपूर्ण है, लेकिन जबकि स्टोर डायरेक्टरों का सम्मान किया जाता है और उन्हें अच्छा मुआवजा मिलता है, वे अभी भी ब्रांड के कर्मचारी हैं। उसका परिवार आमतौर पर आराम से रहता है, लेकिन वे अरबपतियों की तरह खरीदारी नहीं करते। इसलिए लाना भी अपनी पहुंच और अनुभव के बावजूद अभी भी लाखों के बजट वाले ग्राहकों को असाधारण मानती थी। इसके अलावा आर्यन किसी जाने माने सार्वजनिक व्यक्ति या दौलत से जुड़े पारिवारिक नाम के साथ नहीं घूम रहा था। उसके जैसी किसी के लिए वह सिर्फ एक करिश्माई लड़का था जिससे वह सान्या के जरिए मिली थी। लेकिन अब वह लापरवाही से 80 लाख से ज्यादा को एक शॉपिंग भत्ते की तरह मान रहा था। इसने उसकी सामान्य समझ को पूरी तरह से तोड़ दिया और उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो वास्तव में कौन है। आखिर ये लड़का है कौन?
उसे याद आया कि सान्या ने उसे बताया था कि वह शायद वही आर्यन है जिसके बारे में आकाश ने बात की थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब वो इस पर यकीन करने के लिए मजबूर हो रही थी। लाना ने ध्यान दिया कि वह बहुत देर से खोई हुई थी और जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। मुझे तुम्हारा ऑर्डर मिल गया है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। तुम वीआईपी क्लाइंट्स रूम में इंतजार कर सकते हो। जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं पुष्टि के लिए उन्हें तुम्हारे पास लाऊंगी, उसने कहा। ठीक है, आर्यन ने सिर हिलाया। लाना ने सिर हिलाया और एक सेल्स एसोसिएट को बुलाया और उससे आर्यन को वीआईपी क्लाइंट्स रूम में ले जाने के लिए कहा। उसके बाद वह तुरंत काम पर लग गई। उसके चेहरे पर एक बहुत ही उत्साह भरी मुस्कान थी। अध्याय 22, शॉपिंग और लाना का सदमा। डायस्टो के वीआईपी क्लाइंट्स रूम के अंदर आर्यन आरामदायक आलीशान सोफे पर बैठा लाना का इंतजार कर रहा था। इंतजार करते हुए उसने कमरे के चारों ओर देखा। उसकी प्रशंसा करते हुए कमरा किसी कपड़ों की दुकान के बजाय किसी आर्ट गैलरी के प्राइवेट लाउंज जैसा ज्यादा लग रहा था। इतना शांत और खूबसूरत था। इसकी क्रीम रंग की दीवारें सुंदर सादगी से भरे एक स्थान को घेरे हुए थीं, जिसमें एक कांच की कॉफी टेबल पर कंपनी के ब्रांड वाला सेंटेड डिफ्यूजर धीरे धीरे चल रहा था और हल्का संगीत बैकग्राउंड में घुल रहा था। सर, क्या आप शैंपेन या एस्प्रेसो लेना चाहेंगे? उसके बगल में खड़ी महिला सेल्स एसोसिएट ने पूछा। यह वही सेल्स एसोसिएट थी जिसे लाना ने उसे कमरे तक पहुंचाने के लिए कहा था और अब वह शालीनता से चल रही थी, ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी कि आर्यन पूरी तरह से सहज महसूस करे। आखिरकार वो अब सिर्फ एक मेहमान नहीं था, वो एक हाई वैल्यू क्लाइंट था। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, आर्यन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वो कॉफी का शौकीन नहीं था और वह शराब लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था क्योंकि उसे खुद गाड़ी चलाकर घर जाना था। सेल्स एसोसिएट ने हल्का सा सिर हिलाया और कंखियों से आर्यन को देखा। जब वह लाना, जो स्टोर डायरेक्टर की बेटी थी, के साथ अंदर आया था तो उसे लगा था कि वह सिर्फ लड़की को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब उसने सुना कि उसने अपना बजट कितना बताया है और वीआईपी क्लाइंट्स रूम में आने के बाद से उसके रवैये को देखकर उसे लगा कि शायद उसने उसे गलत आंका था। कुछ मिनटों बाद कमरे का दरवाजा खुला और लाना कपड़ों का एक रैक धकेलते हुए अंदर आई। वो आर्यन के बैठने की जगह के पास रुकी और मुस्कुराई। आर्यन, मैंने इन्हें चुन लिया है, तुम आकर देख सकते हो, उसने अपने चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। आर्यन ने सिर हिलाया और अपनी सीट से खड़ा हो गया। वह रैक के पास गया और लाना द्वारा चुने गए कपड़ों को देखने लगा। इनमें से जो भी तुम्हें पसंद न आए या जिसे बदलने की जरूरत हो मुझे बता देना, लाना ने उससे कुछ दूरी पर पीछे खड़े होकर कहा। आर्यन ने सिर हिलाया और रैक को देखता रहा। उसने कुछ कपड़े और स्नीकर्स आजमाए जो उसे लगा कि शायद उसके लिए बहुत छोटे होंगे, लेकिन वे वास्तव में ठीक से फिट हो गए। उसे वास्तव में आश्चर्य हुआ कि लाना सिर्फ उसे देखकर उसका सही साइज पता लगा सकी। मुझे लगता है कि राजपथ एवेन्यू पर एक लग्जरी ब्रांड स्टोर की स्टोर डायरेक्टर की बेटी होने के नाते उसे इतना तो करना ही होगा। आर्यन को कुछ मिनट लगे और उसने लाना के चयन की पुष्टि कर ली। उसने उन्हें चुनने में बहुत अच्छा काम किया था क्योंकि उसने कुछ भी वापस नहीं किया। सब कुछ वैसा ही परफेक्ट था जैसा वह चाहता था। वे भड़कीले नहीं थे और उनमें से कोई भी उसे बहुत ज्यादा अलग नहीं दिखाएगा। मैं ये सब लूंगा, आर्यन ने कहा और लाना की ओर मुड़ा। लाना ने सिर हिलाया और कमरे में सेल्स एसोसिएट की ओर मुड़ी। वह तुरंत समझ गई कि लाना क्या चाहती है और वह सामान पैक करने के लिए सहायता बुलाने के लिए वीआईपी क्लाइंट्स रूम से चली गई। लाना, क्या मैं किसी से इन्हें मेरे घर पर डिलीवर करवा सकता हूँ? आर्यन ने पूछा। पहले ही देर हो रही थी और उसे नहीं पता था कि उन्हें सब कुछ पैक करने में कितना समय लगेगा और वह वास्तव में इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही उसे यकीन नहीं था कि उसकी कार में सब कुछ के लिए पर्याप्त जगह है भी या नहीं। उसका इरादा बस कुछ कपड़े और एक जोड़ी स्नीकर्स लेने का था, फिर लाना का स्टोव बाकी सब उसे डिलीवर कर देगा। हाँ, हम होम डिलीवरी करते हैं, मैं उन्हें इसे होम डिलीवरी के लिए पैक करने के लिए कह दूंगी, उसने कहा और वीआईपी रूम के प्रवेश द्वार की ओर चली गई। उसने सेल्स एसोसिएट को बुलाया और उसे सूचित किया, फिर वापस वीआईपी क्लाइंट रूम में आ गई। मैं अभी भुगतान करना चाहूंगा। सब कुछ कितने का हुआ? आर्यन ने पूछा। लगभग 86 लाख रुपए, लाना ने जवाब दिया और उसे स्टोर का अकाउंट डिटेल दिया। आर्यन ने तुरंत भुगतान कर दिया और लाना से पुष्टि करने के लिए कहा। उसने सिर हिलाया और कमरे के प्रवेश द्वार पर गई, जहां उसने एक सेल्स एसोसिएट को अपनी मां को बुलाने का इशारा किया। चूंकि आर्यन द्वारा खर्च की गई रकम लाखों में थी, इसलिए उसकी मां, जो स्टोर डायरेक्टर थी, को सूचित किया जाना था। यह एक सामान्य प्रक्रिया थी। हम आपका सामान कल सुबह सबसे पहले डिलीवर करवा देंगे। जब तक कि आप आज रात प्राथमिकता पर डिलीवरी न चाहें, हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, लाना ने कहा। नहीं, कल सुबह ठीक रहेगा, बस यह और यह मेरे लिए पैक कर दो, आर्यन ने उन कपड़ों और स्नीकर की ओर इशारा करते हुए कहा जिन्हें वो अपने साथ ले जाना चाहता था। बाकी तुम कल सुबह डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, कल सुबह सबसे पहले वे तुम्हारे घर नीलकमल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिए जाएंगे।
नहीं, नीलकमल कॉम्प्लेक्स नहीं, मैं शिफ्ट हो गया हूँ। ओह प्लीज मुझे अपना नया पता दे दो, लाना ने कहा और अपनी ड्रेस की जेब से एक नोटपैड निकाला। स्वर्ण महल, मालाबार हिल, आर्यन ने जवाब दिया। ओह ठीक है, लाना ने सिर हिलाया। वह अपने नोटपैड में पता लिखने ही वाली थी कि उसने तेजी से अपना सिर उठाया और आर्यन को देखा। माफ करना, फिर से कहना, उसने अविश्वास में पूछा। स्वर्ण महल, मालाबार हिल। लाना की आंखें सदमे और अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने खुद को ये यकीन दिलाने के लिए चुटकी काटी कि उसे सुनने का वहम तो नहीं हो रहा। रुको, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा नया पता मालाबार हिल में स्वर्ण महल है, वही स्वर्ण महल और मालाबार हिल जिसे हम सब जानते हैं? उसने पूछा। वह जानती थी कि वह अपने सवालों से असभ्य हो रही थी। यह एक महत्वाकांक्षी स्टोर डायरेक्टर और रीजनल सुपरवाइजर के नैतिक आचरण के पूरी तरह से खिलाफ था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाए। हाँ वही, आर्यन ने जवाब दिया। वह उसकी बातों पर उसके सदमे और अविश्वास को पूरी तरह से समझ गया, यहाँ तक कि उसे खुद भी यह सब बहुत सपने जैसा लगता है। आर्यन का जवाब सुनकर लाना अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह यह मानना चाहती थी कि वह उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन वह किसी और से बेहतर जानती थी कि उसे ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है कि वह प्रॉपर्टी का रहस्यमयी खरीदार है, तो वह निश्चित रूप से वही आर्यन है जिसके बारे में आकाश बात कर रहा था। यह महसूस करते हुए लाना को लगा कि वह और उसके दोस्त शायद किसी राक्षस स्तरीय पृष्ठभूमि वाले इंसान के संपर्क में आ गए हैं। वो तुरंत खो गई और भ्रमित हो गई कि क्या करे। वह अचानक आर्यन के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं कर सकती थी, हालांकि वह वास्तव में उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रही थी जैसा एक सेल्स एसोसिएट एक वीआईपी क्लाइंट के साथ करती है। लाना ने महसूस किया कि वह खुद पर और स्थिति पर नियंत्रण खो रही है, और उसने संक्षेप में अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस छोड़ी। मैंने तुम्हारा पता लिख लिया है, प्लीज कल सुबह डिलीवरी की उम्मीद करें, उसने कहा और वीआईपी क्लाइंट्स रूम के प्रवेश द्वार की ओर चली गई। उसने अपनी मां को वहां चेहरे पर मुस्कान के साथ खड़ा देखा और वह उदासी से मुस्कुराई। तुमने इसे ठीक से संभाला, बाकी का काम मां पर छोड़ दो, उसकी मां ने कहा। लाना ने कमजोरी से सिर हिलाया और अपनी मां के लिए रास्ता बना दिया। आर्यन ने एक खूबसूरत अधेड़ उम्र की महिला को, जो लाना से काफी मिलती जुलती थी, कमरे में आते देखा, जिसके चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। बिना बताए ही ये साफ था कि वो महिला लाना की मां थी, जो स्टोर की इंचार्ज स्टोर डायरेक्टर थी। गुड आफ्टरनून मिस्टर आर्यन, हमने पहले ही लेन देन की पुष्टि कर ली है, उसने कहा और ताली बजाए। तुरंत दो महिला सेल्स एसोसिएट शॉपिंग बैग के साथ अंदर आई और उन कपड़ों और स्नीकर को पैक किया जिन्हें आर्यन अपने साथ ले जा रहा था। जब वे काम पूरा कर चुकी तो उन्होंने हल्का सा सिर झुकाया और कमरे से चली गई, सिर्फ आर्यन और लाना की मां को छोड़कर। मिस्टर आर्यन, क्या आप कुछ और लेना चाहेंगे? उसने पूछा। नहीं, बस इतना ही, आर्यन ने कहा। महिला ने शालीनता से सिर हिलाया। आपकी खरीदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर आर्यन, उसने शांत और संयमित आवाज में कहा। आज आपको यहाँ पाकर हमें सम्मानित महसूस हुआ। हम वास्तव में हमारे स्टोर में आपके आने की सराहना करते हैं। आर्यन ने जवाब में विनम्रता से सिर हिलाया। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए, सेवा और अनुभव के लिए, ये बहुत अच्छा था। स्टोर डायरेक्टर गर्मजोशी से मुस्कुराई। हम हमेशा आपकी सेवा में हैं मिस्टर आर्यन। अगर आपको आगे किसी भी चीज की जरूरत हो, यहाँ तक कि नियमित घंटों के बाहर भी, तो प्लीज हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। मैं सुबह व्यक्तिगत रूप से आपकी डिलीवरी देखूंगी। बहुत सराहना करता हूँ, आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसके साथ ही स्टोर डायरेक्टर एक तरफ हट गई और विनम्रता से बाहर निकलने की ओर इशारा किया। आर्यन ने आखिरी बार सिर हिलाया और दरवाजे की ओर मुड़ा। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने लाना को गलियारे के पास इंतजार करते देखा, जो दूर से देख रही थी। उनकी आंखें संक्षेप में मिली और उसने उसे थोड़ी शर्मिंदा मुस्कान और एक छोटा सा हाथ हिलाकर विदा किया। आर्यन ने जवाब में सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान दी। डाया बुटीक के चिकने काले फ्रेम वाले कांच के दरवाजों से गुजरने से पहले उसकी खामोश विदाई को स्वीकार किया। बाहर शाम की चमक एक गर्म नारंगी रंग में बदल गई थी, क्योंकि सूरज आसमान में नीचे लटका हुआ था, जिससे राजपथ एवेन्यू की लग्जरी पट्टी पर लंबी छायाएं पड़ रही थीं। भीड़ थोड़ी कम हो गई थी, हालांकि कुछ पर्यटक अभी भी रुके हुए थे। कुछ स्टोरफ्रंट पर नजरें डाल रहे थे, दूसरे आराम करते हुए विदेशी जानवरों की तरह खड़ी लग्जरी कारों की तस्वीरें खींच रहे थे। आर्यन अपनी लैम्बोर्गिनी टेमेरेरियो की ओर चला गया, जिसने किनारे पर चुपचाप आराम करते हुए भी कुछ प्रशंसनीय नजरों को अपनी ओर खींचा था। जैसे ही वो पास पहुंचा, दरवाजे खुल गए, जो उसकी जेब में चाबी की निकटता का जवाब दे रहे थे। वह ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, दो बैग को यात्री सीट पर सावधानी से रखा और केबिन के अंदर नरम चमड़े की महक को सांस में लेने के लिए एक पल लिया। इग्निशन बटन को धीरे से दबाने के साथ कार जाग उठी। उसने गियर पकड़ा, एक बार फिर हाई फैशन से सजी एवेन्यू पर नजर डाली और फिर धीरे धीरे कार को किनारे से हटा दिया।
जैसे ही वो सड़क पर आया, सुनहरी शाम की रोशनी कार की काली सतह से टकराई, जिससे ये पानी पर तेल की तरह झिलमिला उठी। वो एक आरामदायक गति से गाड़ी चला रहा था, उसका पीछा करने वाली आंखों, कुछ उत्सुक कुछ ईर्ष्यालु, को नजरअंदाज करते हुए, जब उसने राजपथ एवेन्यू से मुड़कर मालाबार हिल की ओर जाने वाले घुमावदार रास्ते पर गाड़ी डाल दी। खुली सड़क पर लैम्बोर्गिनी की गति बढ़ने के साथ इंजन की गड़गड़ाहट केबिन में भर गई। राजपथ एवेन्यू रियरव्यू मिरर में धुंधला हो गया। आर्यन ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ ठीक की, अपनी सीट पर पीछे टिक गया और मन ही मन हल्का सा मुस्कुराया। अध्याय 23, स्पष्ट बदलाव। स्वर्ण महल, मालाबार हिल। आर्यन गेट से अंदर आया और लंबे ड्राइववे से होते हुए अंडरग्राउंड गैराज के ढलान वाले रास्ते पर चला गया। उसका दरवाजा अपने आप खुल गया और वह अंदर चला गया। लैम्बोर्गिनी टेमेरेरियो को दूसरी 2 कारों के बगल में पार्क कर दिया। कार का इंजन बंद करके उसने पैसेंजर सीट पर रखे 2 शॉपिंग बैग उठाए और चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कार से बाहर निकल गया। मुझे मसेराटी को अंदर ले आना चाहिए, उसे पूरी रात बाहर नहीं छोड़ सकता, उसने ऊंची आवाज में कहा और गैराज के आंतरिक दरवाजे की ओर चला गया। उसने दरवाजा खोला, उससे गुजरा और उसे बंद होने दिया और वह खुद ब खुद लॉक हो गया। वो अपने कमरे में नहीं गया, बल्कि प्रवेश द्वार की ओर चला गया। कुछ मिनट बाद आर्यन पहले ही मसेराटी को गैराज में पार्क कर चुका था और अब अपने कमरे में था। उसने अपने कपड़े उतारे और नहाने के लिए बाथरूम चला गया। जब वह नहा चुका तो उसने रात के लिए कुछ आरामदायक पहना और काफी थका हुआ महसूस करते हुए अपने बिस्तर पर गिर गया। वाकई कितना धन्य दिन था। वो अपने मिले साइन इन इनामों के बारे में सोचते हुए खुद से बुदबुदाया। महल, कारें, पैसा और एट्रीब्यूट पॉइंट्स। ओह हाँ, एट्रीब्यूट पॉइंट्स। मैं तो उनके बारे में लगभग भूल ही गया था। अब जब मैं फ्री हूं तो मुझे उन्हें आवंटित कर देना चाहिए, उसने कहा और खुद को बिस्तर पर बैठने की स्थिति में धकेल दिया। वह अपनी स्टेटस स्क्रीन खोलने ही वाला था कि उसके पेट से गुड़गुड़ाहट हुई, जिसने उसे याद दिलाया कि उसने उस आलीशान रेस्टोरेंट में नाश्ते के अलावा दिन में और कुछ नहीं खाया था। मैं बाहर नहीं जा सकता, पहले ही देर हो चुकी है। जिस मोहल्ले में कोई नया हो वहां घूमना बुद्धिमानी नहीं है, खासकर इस जैसे खास मोहल्ले में। मुझे कुछ ऑर्डर कर लेना चाहिए। आर्यन ने अपना फोन उठाया और ऑनलाइन जाकर होम डिलीवरी करने वाले आसपास के रेस्टोरेंट खोजने लगा। उसे जल्दी ही एक मिल गया और उसने अपना ऑर्डर दे दिया। चूंकि वह पहली बार उस रेस्टोरेंट का उपयोग कर रहा था, इसलिए उसे अपना पता मैन्युअल रूप से डालना पड़ा। ऐसा करने के बाद उसने भुगतान किया और वेब ऐप बंद कर दिया। उम्मीद है कि वे ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, भूख मुझे मार रही है। स्टेटस, उसने कहा और अपना फोन बिस्तर पर गिराते हुए अपनी स्टेटस स्क्रीन खोल ली। होस्ट, आर्यन शर्मा। उम्र 18, सिस्टम लेवल 1, ताकत 12, फुर्ती 9, स्टेमिना 14, एट्रीब्यूट पॉइंट्स 10। स्किल्स, प्रो लेवल ड्राइविंग स्किल, वर्ल्ड क्लास शिष्टाचार, वर्ल्ड क्लास पाक कला, अदृश्य युद्ध कला, परफेक्ट मेमोरी। इन्वेंटरी, स्वर्ण महल प्रॉपर्टी दस्तावेज, एस्टन मार्टिन वेंटेज GT3 की चाबी, फरारी SF90 स्ट्रेडाले की चाबी। सिस्टम फंक्शन, साइन इन। आर्यन ने तुरंत अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स आवंटित कर दिए, जिसमें 3 ताकत को, 5 फुर्ती को और 2 स्टेमिना को दिए। तुरंत आर्यन ने उस जानी पहचानी गर्म ऊर्जा को फिर से अपने शरीर में बहते हुए महसूस किया, लेकिन इस बार ये पहले की तरह अस्पष्ट नहीं थी। ऐसा लगता था कि जैसे जैसे वो मजबूत होता जा रहा है, वो उस गर्म ऊर्जा को बेहतर ढंग से महसूस या समझ सकता है। यह उसकी छाती से शुरू हुई, गर्म लताओं की तरह उसके शरीर में फैलती हुई। ये सचेत रूप से उसके शरीर के विशिष्ट हिस्सों को लक्षित कर रही थी। जैसे ही ऊर्जा उसके शरीर में बही, आर्यन ने अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस किए। उसकी मांसपेशियां कस गईं और उसने उनमें भारी मात्रा में छिपी हुई कच्ची ताकत महसूस की। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसे लगा जैसे वो कंक्रीट में मुक्का मार सकता है, हालांकि वह जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम था। यही एकमात्र बदलाव था जो उसने महसूस किया। जैसे जैसे उसका स्टेमिना बढ़ा, आर्यन को लगा कि उसके शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा है। उसे लगा जैसे यह अनंत है और अगर वो कोई शारीरिक रूप से थका देने वाला काम शुरू करता है तो वह बिना थके हमेशा के लिए करता रह सकता है। लेकिन वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह सच नहीं था और यह सब एक भ्रम था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो उसने महसूस किया वह था उसके शरीर का हल्कापन। उसका शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, पहले से कहीं ज्यादा हल्का। इसने वास्तव में उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह हवा में तैर रहा हो। आर्यन को लगा कि अगर वह अभी कूदता है तो वह शायद सच में उड़ जाएगा, लेकिन हाँ, ये सब एक भ्रम था। लेकिन वह झूठ नहीं बोलेगा। मजबूत होने का एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। अजीब है, मैंने इस बार बदलावों को और भी ज्यादा महसूस किया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपने एट्रीब्यूट्स को काफी ज्यादा पॉइंट से बढ़ाया है, या क्योंकि मैं उस सीमा के बहुत करीब पहुंच रहा हूं जो एक मानव शरीर प्राप्त कर सकता है? उसे याद आया कि सिस्टम ने कहा था कि एक इंसान 20 की सीमा तक पहुंच सकता है। उसे लगा कि जो बड़े बदलाव उसने महसूस किए वे शायद इसी से संबंधित थे। इसने उसे उत्सुक जरूर कर दिया।
अगर वह सीमा तक पहुंच जाता है तो क्या वो और एट्रीब्यूट पॉइंट्स आवंटित करके अपनी ताकत बढ़ा पाएगा, या क्या उसे ऐसा करना जारी रखने के लिए उस एनहेंसमेंट की जरूरत होगी जिसके बारे में सिस्टम ने बात की थी। वो इन चीजों के बारे में उत्सुक था, लेकिन चूंकि यह जरूरी नहीं था, उसने सिस्टम से पूछने का फैसला किया। उसे ये भी लगा कि अगर उसने पूछा तो शायद उसे जवाब नहीं मिलेगा। देखते हैं कि सीमा तक पहुंचने के लिए मुझे और कितने पॉइंट्स चाहिए, वो बुदबुदाया। स्टेटस: होस्ट आर्यन शर्मा, उम्र 18, सिस्टम लेवल 1, ताकत 15, फुर्ती 14, स्टेमिना 16, एट्रीब्यूट पॉइंट्स 0। स्किल्स: प्रो लेवल ड्राइविंग स्किल, वर्ल्ड क्लास शिष्टाचार, वर्ल्ड क्लास पाक कला, अदृश्य युद्ध कला, परफेक्ट मेमोरी। इन्वेंटरी: स्वर्ण महल प्रॉपर्टी दस्तावेज, एस्टन मार्टिन वेंटेज GT3 की चाबी, फरारी SF90 स्ट्रेडाले की चाबी। सिस्टम फंक्शन: साइन इन, सीमा तक पहुंचने के लिए और 15 एट्रीब्यूट पॉइंट्स चाहिए। ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि जब मैं सीमा पर पहुंचूंगा तो क्या बदलेगा, आर्यन मन ही मन मुस्कुराया। द गोल्डन स्पून, बांद्रा। रेस्टोरेंट के प्लेटफॉर्म के इंचार्ज के कंप्यूटर पर एक पिंग आया क्योंकि एक नया ऑर्डर आया था। उसने ऑर्डर और उसकी कुल लागत की जांच की और पुष्टि की कि क्या व्यक्ति ने भुगतान कर दिया है। पुष्टि के बाद उसने ऑर्डर को प्रिंट करने और उसे किचन स्टाफ के पास ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वो किचन की ओर चला, उसने उत्सुकता से उस पते की जांच की जो क्लाइंट ने होम डिलीवरी के लिए डाला था। लेन देन की रसीद में क्लाइंट के नाम से वह जानता था कि व्यक्ति नया था, और वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि व्यक्ति कहां से ऑर्डर कर रहा था। उसकी आंखें नीचे गईं और नाम देखकर वह मुस्कुराया। स्वर्ण महल, कितना शानदार नाम है, वह मुस्कुराया। अगले ही पल उसके कदम रुक गए और उसकी आंखें सदमे और एहसास से चौड़ी हो गईं। स्वर्ण महल, रुको, क्या यह वही महल नहीं है जो खबरों में है, वह खुद से बुदबुदाया। प्रॉपर्टी का नाम स्वर्ण महल एक रहस्यमयी खरीदार को बेचे जाने के बाद खबरों में था, और हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि यह रहस्यमयी खरीदार कौन है, खासकर उसके जैसे काम करने वाले लोग और जो ऑनलाइन लेख लिखते हैं। कर्मचारी ने पुष्टि करने के लिए एक बार फिर पते और क्लाइंट के नाम पर नजर डाली। आर्यन, क्या यह वही लड़का है? कर्मचारी पहले से ही जानता था कि उसे क्या करना है। वह तुरंत मैनेजर के ऑफिस की ओर चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया और बिना अनुमति के उसे खोल दिया। ये क्या बकवास है, दीपक? पुरुष मैनेजर ने उस व्यक्ति को देखा जो उसके ऑफिस में घुस आया था। माफ करना सर, लेकिन आप शायद इस ऑर्डर को देखना चाहें। यह अभी अभी आया है। ये स्वर्ण महल के लिए है, आर्यन नाम से। मुझे लगता है कि हमारे हाथ कुछ बड़ा लगा है, दीपक ने पर्ची मैनेजर को देते हुए कहा। मैनेजर दीपक से काफी नाराज था और उसे डांटने ही वाला था, लेकिन जब उसने सुना कि उसने क्या कहा तो वह नाराजगी से तीव्र जिज्ञासा में बदल गया। उसने हाथ बढ़ाकर पर्ची उठाई और उसे पढ़ा। दीपक की तरह ही पता और नाम देखकर उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। आर्यन, स्वर्ण महल, क्या तुम्हें यकीन है कि यह वास्तव में मालिक ही है? हो सकता है कि यह सिर्फ कोई दिखावा कर रहा हो, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे शक है सर, आप जानते हैं कि प्लेटिनम सर्कल में चीजें कैसी हैं। कौन ऐसी हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल दिखावा करने की हिम्मत करेगा? वे सिर्फ खुद को मरवाने की कोशिश कर रहे होंगे, दीपक ने जवाब दिया। ये सच है, मैनेजर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। दीपक सही था। मालाबार हिल, जुहू और बांद्रा, इस प्लेटिनम सर्कल समाज में बिना किसी प्रमाण के एक प्रसिद्ध निवास का दावा करना सामाजिक और आर्थिक आत्महत्या के बराबर होगा। कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे लगता है कि हमें एक नया VIP क्लाइंट मिल गया है। सुनिश्चित करो कि तुम उसे सिस्टम में टैग कर दो, उसने निर्देश दिया। मैं इस ऑर्डर की निगरानी करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि यह हमारी सेवाओं का सबसे अच्छा प्रदर्शन करे। दीपक ने सिर हिलाया और ऑफिस से चला गया। मैनेजर ने अपनी मेज पर इंटरकॉम दबाया और रेस्टोरेंट के सबसे भरोसेमंद डिलीवरी कर्मचारी को बुलाया और उसे अपने लिए इंतजार करने को कहा। ऐसा करने के बाद वो खड़ा हुआ और किचन में गया। शेफ, हमारे पास एक बहुत ही खास VIP ऑर्डर है, इसका बहुत खास ख्याल रखना, उसने हेड शेफ को ऑर्डर की पर्ची देते हुए कहा। शेफ ने ऑर्डर को देखा और उसने पता देखा। वह एहसास में मुस्कुराया और तुरंत काम पर लग गया। वह समझ गया कि यह उसके लिए अपनी स्किल दिखाने और खुद के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित ग्राहक सुरक्षित करने का एक मौका था। उसने खाना बनाया, अपनी पूरी जान लगा दी। एक प्रदर्शन स्तर का प्रयास जिसने खाना पकाने को कला में बदल दिया, और मैनेजर ने हर चीज की निगरानी की। जब वह काम पूरा कर चुका तो किचन सहायकों ने लगन से भोजन को पैक किया और उसे सुरक्षित रूप से डिलीवरी कार में लोड किया। बंटी, ध्यान से गाड़ी चलाना, साथ ही अगर मुमकिन हो तो उस शख्स के चेहरे की एक झलक लेने की कोशिश करना। एक तस्वीर बेहतर होगी, लेकिन इस बारे में सावधानी बरतना, बदतमीजी मत करना, मैनेजर ने डिलीवरी कर्मचारी से कहा। वो सिर्फ तथाकथित रहस्यमयी खरीदार के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था।
कुलीन व्यापारिक क्षेत्रों में कर्मचारियों की गपशप और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना असामान्य नहीं है, खासकर जब एक रहस्यमयी अरबपति अचानक एक नए खरीदे गए विशाल महल से खाना ऑर्डर करता है। चूंकि उसने पहले ही बंटी से कह दिया था कि वह बदतमीजी न करे, ये डिलीवरी ड्राइवर को ये बताने के लिए काफी था कि उसे पेपराजी की तरह काम करने के लिए नहीं भेजा जा रहा है। वो सिर्फ सीमा बनाए रखते हुए उत्सुक हो रहा था। समझ गया बॉस, बंटी ने कहा और रेस्टोरेंट ब्रांडेड टोयोटा प्रियस में बैठ गया। उसने इंजन चालू किया और डिलीवरी पते की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने कार की पीठ को दूरी में ओझल होते देखा, मैनेजर खुद से बुदबुदाया, अगर यह ठीक से हो गया तो हम शायद अपना अब तक का सबसे मूल्यवान क्लाइंट हासिल कर लेंगे। अध्याय 24, ग्रुप का रिएक्शन। उस रात बाद में लाना का कमरा एक उथल पुथल भरे और भावनात्मक रूप से थका देने वाले दिन के बाद वह आखिरकार आराम कर सकती थी। वह अपने नर्म गुलाबी बिस्तर पर गिर गई और थकी हुई मुस्कान के साथ मुस्कुराई। तुरंत उसके दिमाग में पहली चीज आई जो आज स्टोव पर हुई थी। वो आज सुबह आर्यन से मिली थी और उसने लापरवाही से 80 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए थे और उसे पता चला कि वह उस प्रॉपर्टी का रहस्यमयी खरीदार है जो पूरे दिन खबरों में छाई हुई थी। आर्यन, आखिर वह सच में है कौन? उसके परिवार की पृष्ठभूमि कितनी राक्षसी होगी कि वह 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी आसानी से खरीद सकता है? वह कितना अमीर है? उसके दिमाग में ये और भी बहुत से सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसे उनमें से किसी का भी जवाब नहीं मिल सका। उसने थकी हुई आह भरी और बिस्तर पर लुढ़क गई, खुद को उसमें समेटकर और ज्यादा आरामदायक बनाते हुए। उसका फोन वाइब्रेट हुआ और उसने उसे नाइट स्टैंड से उठाया। उसने देखा कि किसी ने उनके ग्रुप चैट अतरंगी अड्डा पर एक मैसेज भेजा था। उसे अचानक कुछ सूझा और वो मुस्कुराई। उसने ग्रुप चैट खोला और एक मैसेज भेजा। लाना, दोस्तों, अंदाजा लगाओ आज मैं किससे मिली? कृति, किससे? मयंक, अरे बस बता दे, हमें सस्पेंस में मत रख। सान्या, बताना। लाना, अन्य, हाँ। लाना ने उनके मैसेज पढ़ते हुए सिर हिलाया और मुस्कुराई। उसने उन्हें और ज्यादा सस्पेंस में न रखने का फैसला किया और एक और मैसेज भेजा। लाना, आर्यन। सान्या, आर्यन कहाँ? लाना, राजपथ एवेन्यू पर। सान्या, ओह लाना, अंदाजा लगाओ क्या हुआ? मयंक, अरे यार बस बता भी दे अब। हाँ पर ये तो साफ है कि वह क्या कर रही है। आकाश, तक मुझे नहीं पता था कि हमारी प्यारी लाना इतनी शैतान कब से हो गई। उसे किसने बिगाड़ा? मुझे किसी पर शक हो रहा है। कृति, अरे लड़की, उगल दे अब। लाना उनकी प्रतिक्रिया देखकर खिलखिलाई। सान्या और ईशा को ये करना पसंद था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह इतना अच्छा लगता है। वो मुस्कुराई और अपना मैसेज टाइप किया। लाना, उसने मेरी माँ के स्टोर से कुछ कपड़े और सामान खरीदे जिनका कुल बिल 80 लाख रुपए से ज्यादा का था। मयंक, वह तो पानी की तरह पैसा बहा रहा है। वाह आकाश, एक बार में कपड़ों पर खर्च करने के लिए ये बहुत ज्यादा पैसा है। भाई सच में बहुत अमीर है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या वो सच में वही आर्यन है। ईशा, शायद उसने अपनी पूरी अलमारी बदली होगी या कुछ और। लाना मुस्कुराई और उनके मैसेज देखकर एक गहरी सांस ली। उसे आश्चर्य हुआ कि जब वह बम गिराएगी तो वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वह आर्यन के बारे में जो कुछ भी जानती थी उसे टाइप करने ही वाली थी कि आकाश ने एक मैसेज भेजा। आकाश, छिपी हुई पहचान वाले लोगों की बात करें तो एक रहस्यमयी और छिपी हुई पहचान वाले किसी ने देश की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक खरीदी है। ईशा, मैंने देखा, स्वर्ण महल। मुझे याद है जब तुमने कहा था कि वह प्रॉपर्टी लिस्टेड नहीं थी और सालों से बस वहीं पड़ी थी। आकाश, हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने इसे खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन असली मालिक ने बेचने से मना कर दिया था। कृति, यही एक कारण है कि इसके अचानक बिकने की खबर आते ही इतनी फैल गई। मुझे लगा था कि वे इसे गुप्त रखेंगे, ये देखते हुए कि यह कितना लोकप्रिय है। करण, ये लगभग नामुमकिन होता, हालांकि कोई कुछ कह नहीं रहा था। प्लेटिनम सर्कल के मोहल्लों में रहने वाले सभी लोग इस पर बहुत ध्यान दे रहे थे। अगर वे इसे गुप्त रखने की कोशिश करते तो उन लोगों के पास चीजें पता लगाने के अपने खास तरीके हैं। सान्या, लगता है कि जो कोई भी है वह एक सेलिब्रिटी बन गया है, भले ही वे ऐसा न चाहें। ईशा, ये सच है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह व्यक्ति चीजों को संभाल सकेगा और ध्यान और जो कुछ भी आएगा उसे संभाल लेगा। उस जिद्दी असली मालिक से प्रॉपर्टी खरीदने में सक्षम होने के लिए जो कोई भी है वह जरूर ऊंचे रुतबे वाला होगा, शायद उन परिवारों में से कोई। आकाश, शायद। मुझे वास्तव में लगा था कि कीमत ज्यादा होगी। इस पर पूरे ध्यान को देखते हुए अनुमानित मूल्य पहले से ही 1000 करोड़ से लेकर 1600 करोड़ रुपए के बीच था, लेकिन आधिकारिक रकम उससे बहुत कम होना, मैं सच में हैरान था। हाँ पर किसे पता, हो सकता है यह असली रकम न हो, शायद इसकी कीमत ज्यादा हो और उन्होंने सिर्फ किसी कारण से यह रकम बताई हो। कृति, मुझे इस पर बहुत संदेह है। इतना खुलासा करने से लोग और भी ज्यादा उत्सुक हो जाएंगे। इसे बिल्कुल भी प्रकट न करना वास्तव में बेहतर होता।
आकाश, लेकिन फिर भी रियल एस्टेट बाजार में सब कुछ सिर्फ अटकलें थीं। यह असली मालिक के जिद्दी होने के कारण भी था कि कीमत इतनी बढ़ गई थी। शायद असली कीमत ठीक वैसी ही थी जैसी बताई गई है। कृति, हमें शायद भविष्य में पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे पापा इसकी जांच करेंगे, लेकिन उन्हें सावधान रहना होगा ताकि वे खुद को मुसीबत में न डाल लें। आकाश, मेरे पापा के साथ भी यही है, लेकिन उन्हें फर्म के हेडक्वार्टर से जानकारी मिल जाएगी। लाना मैसेज पढ़ रही थी और जैसे जैसे वो पढ़ रही थी उसे एहसास हो रहा था कि आर्यन की पहचान कितनी भयानक हो सकती है। उसे आखिरकार समझ में आ रहा था कि उसकी माँ क्यों उसके बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी सावधानी से इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रही है। उसने भारी आह भरी और ग्रुप में मैसेज भेजने का फैसला किया। वह इसे अपने तक नहीं रख सकती थी। ये बात बहुत भारी और डरावनी थी। इसके अलावा ऐसा करना उसकी ओर से बहुत गलत होता। लाना, दोस्तों, आर्यन ही स्वर्ण महल का मालिक है, वही रहस्यमयी खरीदार है। जो ग्रुप चैट संदेशों से गुलजार था अचानक शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर सूखे का जादू कर दिया हो। कुछ सेकंड बाद, सब हो ही नहीं सकता। सान्या, लाना, तू सच कह रही है? तुझे कैसे पता चला? आकाश, लाना, प्लीज ओगल दे। कृति, लाना, प्लीज हमें बताओ क्या हुआ। लाना मुस्कुराई और उनकी प्रतिक्रिया देखकर आह भरी। उसे इसकी उम्मीद थी और ये देखकर अच्छा लगा कि वे कैसे उससे जो कुछ भी जानती थी उसे उगलवाने के लिए भीख मांग रहे थे, लेकिन उसका दिल उतना ही भारी महसूस हो रहा था। उसने एक बार और आह भरी और मैसेज टाइप किया। लाना, जब उसने खरीदी हुई चीजों का भुगतान कर दिया तो उसने होम डिलीवरी के लिए कहा। मैंने उससे कहा कि मैं पहले से ही उसके पते से परिचित हूँ क्योंकि वह सान्या के साथ उसी रिहायशी कॉम्प्लेक्स में रहता है, लेकिन उसने मुझे बताया कि वह अभी अभी शिफ्ट हुआ है। मैंने नया पता पूछा और उसने मुझे बताया कि वह अब मालाबार हिल में स्वर्ण महल में रह रहा है। मैं सच में बहुत हैरान थी। मैं एक पल के लिए खुद को खो बैठी और पुष्टि करने के लिए उससे फिर से पूछा और उसने वही बात कही। हाँ, हे भगवान, करण, वाह क्या बात है। कृति, मेरे पास सच में कहने के लिए शब्द नहीं है, जैसे मुझे सच में नहीं पता कि क्या कहूँ। आकाश, मैं तो और भी ज्यादा हैरान और अवाक हूँ। मेरे पापा ये सुनकर पागल हो जाएंगे। वो बच्चा जो कुछ दिन पहले करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेजों के साथ उनके ऑफिस आया था, वह उनकी सोच से भी ज्यादा डरावना था। वह आर्यन का दर्जा वीवीआईपी से भी ऊपर कर देंगे। यार, वह प्लेटिनम सर्कल के मोहल्लों में एक प्रॉपर्टी है। यह पागलपन है। हाँ, मैं ये सबके लिए कहूंगी। आखिर ये आर्यन है कौन? सान्या, मैं यहाँ सबसे ज्यादा हैरान और अवाक महसूस कर रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया दूं। सिर्फ सान्या ही नहीं थी जो इन भावनाओं को महसूस कर रही थी। ग्रुप में हर कोई था और यह उन लोगों के लिए और भी ज्यादा उथल पुथल भरा था जिन्हें पता नहीं था कि प्रॉपर्टी का रहस्यमयी खरीदार कौन है। और जिस व्यक्ति ने ये सब हंगामा खड़ा किया था वह अपने नए घर की विलासिता का आनंद ले रहा था। अध्याय 25, डिलीवरी। आर्यन ने आरामदायक बिस्तर पर एक बिल्ली की तरह अंगड़ाई लेते हुए जोर से जम्हाई ली। उसके हाथ सिर के ऊपर फैले हुए थे, उसकी पीठ हल्की सी मुड़ी हुई थी और नर्म चादरें उसके नीचे सरसरा रही थीं। सुबह की धूप पहले ही ऊंची स्वचालित खिड़कियों से कमरे में भर चुकी थी, जो क्रीम रंग की दीवारों और सजावटी चीजों पर हल्की किरणें डाल रही थी। इस गर्माहट ने पूरे दृश्य को हकीकत से ज्यादा एक सपने जैसा बना दिया था। उसने फिर से जम्हाई ली, करवट बदली और धीरे धीरे बिस्तर पर बैठने की स्थिति में आ गया। उसकी नजर विशाल खिड़की वाली दीवार की ओर गई, जहां से विशाल सामने के लॉन की हरियाली दिख रही थी। सूरज ताजी कटी हुई घास पर ठीक से पड़ रहा था, जिससे घास के जीवंत रंग और दूर की झाड़ियों के किनारे उजागर हो रहे थे। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब भी सब कुछ सपने जैसा ही लग रहा था, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो रही थी। वर्ल्ड क्लास शिष्टाचार स्किल ने मदद की। इसने उसे स्वाभाविक रूप से अनुकूल होने में मदद की, न सिर्फ उसके बोलने या चलने के तरीके में, बल्कि इस नई दुनिया को समझने के तरीके में भी। उसने हाथ बढ़ाकर नाइट स्टैंड से अपना फोन उठाया। सुबह के 10:22 बजे। मैं देर से उठा। मुझे लगता है कि यह लाजमी है क्योंकि कल रात मैं आधी रात के बाद सोया था। उसने फोन वापस रख दिया और आलीशान हेडबोर्ड से सटकर बैठ गया। उसका दिमाग पिछली रात में चला गया। उसे डिलीवर किया गया भोजन समाप्त करने के बाद उसने निजी होम थिएटर में घंटों बिताए थे। रिक्लाइनर अविश्वसनीय रूप से आरामदायक थे, लगभग उसके बिस्तर से भी ज्यादा। परफेक्ट रूप से ट्यून किए गए सराउंड साउंड और आईमैक्स जैसी स्क्रीन के साथ अनुभव ने उसे किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे की तरह अंदर खींच लिया था। उसने एक के बाद एक 3 फिल्में देखी। इससे पहले कि उसे पता चलता लगभग सुबह के 2 बज चुके थे। एक पुरानी याद ताज़ा करने वाली मुस्कान उसके होठों के कोनों पर खींच गई। इस महल के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जिसे मैंने छुआ तक नहीं है। मैं जल्द ही उन सब तक पहुंचूंगा। फिलहाल मुझे तैयार हो जाना चाहिए। कपड़े जल्द ही पहुंचने वाले होंगे। वो बुदबुदाया, बिस्तर से उतरकर बाथरूम की ओर जाते हुए।
लगभग आधे घंटे बाद आर्यन एक ढीली सफेद टी शर्ट और नेवी कॉटन पैंट पहने बाथरूम से बाहर निकला। उसके बाल अभी भी थोड़े नम थे और उसका चेहरा गर्म पानी और वहां मिली स्किन केयर सुविधाओं से चमक रहा था। क्या बाथरूम का अनुभव था? उसने एक शांत हंसी के साथ सिर हिलाते हुए खुद से कहा। पेंटहाउस अपार्टमेंट का बाथरूम प्रभावशाली था, लेकिन ये कुछ और ही था। विशाल आकार, सुविधाएं, जिस तरह से कमरा स्वचालित दराजों और पानी की सेटिंग्स के साथ उसकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करता लग रहा था। हर चीज ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक अरबपति का सपना जी रहा हो। ऐसा नहीं था कि वह नहीं जी रहा था। उसने पहले 10 मिनट सिर्फ जगह को देखने में बिताए थे। वह सब कुछ से मोहित था। तैयार होने के बाद वह अपनी विशाल वॉक इन अलमारी के बीच में खड़ा था, जो कस्टम सूट, उसके जूते और घड़ी के अलावा पूरी तरह से खाली थी। उसने उस अकेले हैंगर पर नजर डाली जिस पर पिछले दिन का उसका पहनावा लटका हुआ था। क्या वे अभी तक नहीं आए? जैसे उसके कहने पर ही दरवाजे की घंटी बजी। एक धीमी, सुरीली धुन जो लिविंग रूम से होते हुए महल के बाकी हिस्सों में धीरे धीरे गूंज उठी। आर्यन की भौहें हल्की सी उठी। क्या टाइमिंग है! वो मुड़ा और अपने कमरे से निकलकर दोहरी केंद्रीय सीढ़ियों की ओर हॉलवे में चला गया। संगमरमर के कदम उसके पैरों के नीचे ठंडे महसूस हो रहे थे जब वह विशाल लिविंग रूम में नीचे उतरा। वहां पहुंचकर वह सामने के दरवाजे के पास गया और उसके बगल में लगे छोटे टच स्क्रीन पैनल पर टैप किया। सुरक्षा कैमरे का दृश्य तुरंत सामने आ गया, जिसमें सामने का गेट दिख रहा था। वहां लाना खड़ी थी। आर्यन हल्की हैरानी से पलकें झपकाया, लेकिन वह पल जल्दी ही बीत गया। वह जानता था कि वह डिलीवरी के साथ यहाँ थी। उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन के नीचे लगे चांदी के बटन को दबाया। बाहर एक हल्की यांत्रिक क्लिक की आवाज आई और गेट आसानी से खुल गया। आर्यन ने सामने का दरवाजा खोला और इंतजार करने लगा। एक पल बाद डायर के लोगो वाली एक चिकनी सफेद मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर वैन चुपचाप ड्राइववे पर नीचे आई। वाहन साफ सुथरा, पॉलिश किया हुआ था और स्पष्ट रूप से हाई एंड होम डिलीवरी के लिए कस्टम सुसज्जित था। पक्के ड्राइववे पर टायरों ने मुश्किल से कोई आवाज की। जैसे ही वैन सामने की सीढ़ियों के पास धीरे से रुकी, यात्री दरवाजा खुला और लाना शालीनता से बाहर निकली। उसके पीछे एक युवा महिला सहायक थी जिसे आर्यन ने तुरंत पहचान लिया। वही सेल्स एसोसिएट जो कल वीआईपी क्लाइंट रूम में उसकी सेवा में थी। ड्राइवर, एक कुरकुरी काली वर्दी में एक लंबा आदमी, भी वैन से बाहर निकला और पीछे की ओर चला गया। उन तीनों ने विनम्रता से झुककर अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग मिस्टर आर्यन, लाना ने कहा, अपना लहजा पेशेवर लेकिन गर्मजोशी भरा रखते हुए। हम वादे के मुताबिक आपका सामान ले आए हैं। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। परफेक्ट टाइमिंग, शुक्रिया। अगर मैं पूछ सकती हूँ, उसने आगे कहा, आप चाहेंगे कि हम सामान कहाँ रखें? आर्यन थोड़ा मुड़ा और इंटीरियर की ओर इशारा किया। हाँ, आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लाना ने सिर हिलाया। पीछे आने से पहले वो महिला सेल्स एसोसिएट की ओर मुड़ी। प्लीज सामान अंदर लाना शुरू करो, हम उन्हें अलमारी में लगा देंगे। जी मिस, महिला ने जवाब दिया और पीछे का दरवाजा खोलने के लिए चली गई। लाना आर्यन के पीछे घर में आई और जिस क्षण उसने फोर में कदम रखा, उसके कदम अनजाने में ही रुक गए। वह तैयार नहीं थी। स्वर्ण महल के इंटीरियर की भव्यता उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। लिविंग रूम किसी आधुनिक महल की तरह खुलता था। ऊंची छतें, क्लासिक और आधुनिक इंटीरियर डिजाइन का एक सुंदर मिश्रण और एक शांत सामंजस्य जो सिर्फ सबसे शानदार जगहों में होता है। उसने खुद को जल्दी से संभाला और आर्यन के पीछे चलना जारी रखा जब वह उसे गलियारे से होते हुए मुख्य सीढ़ी पर ले गया। उसकी उपस्थिति शांत और संतुलित थी। वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई इसी तरह की दुनिया में पैदा हुआ हो, और वह खुद को उसकी इस क्षमता की प्रशंसा करते हुए पाई कि वह हर चीज को बिना शोर मचाए अपने व्यक्तित्व के एक स्वाभाविक विस्तार की तरह शांति से अपनाता है। वे उसके बेडरूम में हुए और आर्यन ने लापरवाही से अलमारी की ओर इशारा किया। इस तरफ लाना अंदर गई और अनुमोदन में धीरे से सिर हिलाया। ये बड़ा, साफ और खाली था, जैसा कि अपेक्षित था। वह मुड़ी और उसे एक पुष्टिकरण वाली नजर दी। मैं उन्हें ऊपर लाती हूँ। इसके साथ ही वह सामने के दरवाजे पर लौट आई, जहां सहायक पहले से ही कई चिकने डायर गारमेंट बैग और ब्रांडेड स्टोरेज बॉक्स सीढ़ियों पर ले जाने लगी थी। साथ में उन्होंने सब कुछ ऊपर पहुंचाया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कुछ भी खरोंच न लगे या कोई निशान पीछे न छूटे। उन्हें काम पूरा करने में 30 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय लगा। हर आइटम को खोला गया, लपेटा हुआ हटाया गया और अलमारी में परफेक्शन के साथ लटकाया या व्यवस्थित किया गया। शर्ट को रंग के अनुसार लाइन में लगाया गया था, पैंट को करीने से मोड़कर रखा गया था, जूते कांच की अलमारियों पर सजे थे और बेल्ट करीने से प्रदर्शित किए गए थे। लाना ने एक अभ्यस्त स्टाइलिस्ट की तरह हर चीज की निगरानी की। उसने हैंगर समायोजित किए, कपड़े चिकने किए और सुनिश्चित किया कि प्रत्येक आइटम वीवीआईपी प्रस्तुति मानकों से मेल खाने वाले तरीके से रखा गया था। जब ये हो गया तो वह आर्यन की ओर मुड़ी और एक छोटा, सुंदर सा झुकाव दिया। आपका सारा सामान व्यवस्थित कर दिया गया है, मिस्टर आर्यन। इस डिलीवरी के लिए हम पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद।
सहायक ने एक छोटे से सिर हिलाकर उसकी कृतज्ञता दोहराई। आर्यन, जिसने ज्यादातर व्यवस्था के दौरान उन्हें चुपचाप देखा था, ने ध्यान दिया कि लाना ने चीजों को पूरी तरह से पेशेवर रखा था। उसने उसे पूरे समय एक उपाधि से बुलाया और उसके साथ कोई अनावश्यक बातचीत नहीं की। उसने उससे कुछ भी नहीं पूछा, न ही उसने काम से संबंधित कोई बात कही। वो मुस्कुराया, आप दोनों का शुक्रिया, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। उन्होंने एक आखिरी बार सिर झुकाया और इजाजत ली। आर्यन ने लिविंग रूम की खिड़की से देखा जब डिलीवरी टीम स्प्रिंटर में वापस गई, खाली केस लोड किए और लंबे ड्राइववे पर वापस चली गई। गेट उनके पीछे चुपचाप बंद हो गया। वो एक पल के लिए खिड़की पर रहा, फिर एक नर्म जम्हाई ली और लिविंग रूम के सोफे पर गिर गया। मुझे फिर से भूख लग रही है। उसने अपना फोन निकाला और उस रेस्टोरेंट का ऐप खोला जिससे उसने कल रात ऑर्डर किया था, और उसने जल्दी से अपना ऑर्डर दे दिया। अपने भोजन का इंतजार करते हुए वह पीछे टिक गया और गैदों में आराम करने लगा। आखिरकार उस काम को करने का समय आ गया था जो उसने जागने के बाद से नहीं किया था। सिस्टम साइन इन। अध्याय 26। सान्या और उसके दोस्तों को न्योता। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको 8 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको एक रोल्स रॉयस घोस्ट ब्लैक बैज मिली है। कार की चाबी सिस्टम की इन्वेंटरी में है। वाह, आज फिर से नकद इनाम, और मुझे एक और कार भी मिल गई। सिस्टम सच में मुझे बिगाड़ रहा है। आर्यन ने सोचा था कि कल के भारी भरकम साइन इन इनामों के बाद आज का इनाम कम होगा या कुछ ऐसा ही, लेकिन वो गलत था। यह न सिर्फ कम नहीं हुआ बल्कि वास्तव में और भी मूल्यवान हो गया था। 8 करोड़ रुपए का नकद इनाम और एक लग्जरी कार, यह अब तक के सबसे अच्छे दैनिक साइन इन इनामों में से एक था। आर्यन ने अपना फोन उठाया और देखा कि पैसा पहले ही जमा हो चुका था। उसका अकाउंट बैलेंस अब 66 करोड़ रुपए से ज्यादा पर आराम से बैठा था। वह अपना बैलेंस देखकर मुस्कुराया। ये लगभग हर दिन बढ़ रहा था। सिर्फ एक हफ्ते में $20 से भी कम से करोड़ों तक पहुंच गया था। लेकिन एकमात्र समस्या ये थी कि उसे नहीं पता था कि इस पैसे को खर्च कहां करूं अभी तक। चलो इसके बारे में नहीं सोचते हैं। भले ही मुझे अभी कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में निश्चित रूप से कुछ न कुछ सामने आ ही जाएगा। अगले ही पल उसने गेट इंटरकॉम सिस्टम से एक बजर की आवाज सुनी। वो सोफे से उठा और सामने के दरवाजे के बगल में लगे छोटे टच स्क्रीन पैनल के पास गया। स्क्रीन पर कल रात वाली जानी पहचानी रेस्टोरेंट ब्रांडेड कार दिख रही थी। आर्यन ने सामने का दरवाजा खोला और व्यक्तिगत रूप से पैकेज लेने के लिए ड्राइववे से गेट तक चला गया। जब वह गेट पर पहुंचा तो उसने उसी डिलीवरी कर्मचारी को चेहरे पर एक विनम्र और सम्मानजनक मुस्कान के साथ इंतजार करते देखा। जब उसने आर्यन को देखा तो उसने एक छोटा सम्मानजनक झुकाव दिया और उसे पैकेज दिया और वापस कार में बैठ गया। आर्यन ने पैकेज लिया और उस आदमी को धन्यवाद दिया। जैसे ही उस आदमी ने अपना सिर उठाया और अपनी कार की ओर वापस चला, हालांकि यह सिर्फ एक संक्षिप्त क्षण के लिए था, लेकिन वह उसकी आंखों में सदमा, जिज्ञासा और अविश्वास साफ देख सकता था। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उस आदमी के मन में ऐसी भावनाएं क्यों थीं, क्योंकि उसे कल से ही ऐसी प्रतिक्रियाएं मिल रही थीं। पता नहीं ये कब बंद होगा। वह मन ही मन मुस्कुराया और वापस महल की ओर चल पड़ा। अंदर वह डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और अपने ऑर्डर किए गए स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने लगा। कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट, शेफ सच में बहुत अच्छा है, उसने भोजन के स्वादिष्ट स्वाद का आनंद लेते हुए खुशी में कहा। खाते खाते आर्यन को एहसास हुआ कि उसे कुछ कर्मचारियों को काम पर रखने की जरूरत होगी, घर की सफाई में मदद करने के लिए नौकरानियां। शायद वे खाना न बनाएं क्योंकि वह उसका ख्याल रख सकता है, लेकिन इतने बड़े घर की सफाई करना कुछ ऐसा था जो वह अकेले नहीं कर सकता था। लेकिन मैं किसी को कैसे ढूंढूं? क्या मुझे ऑनलाइन देखना चाहिए? शायद कोई मिल जाएगा, लेकिन मुझे कोई भी नहीं चाहिए। मुझे कोई भरोसेमंद चाहिए। ये सबसे अच्छा होगा अगर यह कोई ऐसा हो जिसकी सिफारिश कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसे मैं जानता हूँ। खैर, यही समस्या थी। आर्यन ऐसे किसी को नहीं जानता था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था। उसने इस बारे में सोचा और उसे अचानक सान्या याद आई। उसे ये भी याद आया कि उसने उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए उसे दावत पर ले जाने का वादा किया था। उसके दोस्त भी हैं जिनसे वो और करीब आना चाहेगा। इसी विचार के साथ उसने सान्या को मैसेज करने और उसे और उसके दोस्तों को अपने घर पर बुलाने का फैसला किया। उसने उसे मैसेज किया और उसे तुरंत जवाब मिला। सान्या, हाय, गुड मॉर्निंग। आर्यन, गुड मॉर्निंग। क्या तुम व्यस्त हो? मैं तुम लोगों को अपने घर पर बुलाना चाहता हूँ। बिना बताए ही वह पहले से ही अंदाजा लगा सकता था कि लाना ने उसे और दूसरों को बता दिया होगा कि वह अब कहाँ रह रहा है, इसलिए उसे ये बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि वह शिफ्ट हो गया है। मैसेज भेजने के बाद सान्या को जवाब देने में थोड़ा समय लगा। सान्या, तुम्हारा मतलब है तुम्हारी नई जगह स्वर्ण महल? आर्यन, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम और बाकी सब लोग यहाँ आओ। सान्या, ओम, जरूर जरूर, बस मुझे बताओ कब और हम वहाँ होंगे। आर्यन, आज शाम 4 बजे। सान्या, ठीक है, शुक्रिया, मैं दूसरों को बता दूंगी। हम निश्चित रूप से वहाँ होंगे।
हमें बुलाने के लिए फिर से शुक्रिया। स्माइलिंग फेस। आर्यन उसके मैसेज पर मुस्कुराया और अपना फोन वापस डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अपना भोजन जारी रखा। खाना खाने के बाद उसने सोचा कि क्या करना है, लेकिन वास्तव में कुछ खास दिमाग में नहीं आया। उसने समय देखा और उसने देखा कि लगभग दोपहर हो चुकी थी और उसने निजी होम थिएटर में फिल्में देखकर बस आराम करने और खुद का आनंद लेने का फैसला किया। जैसे ही वो थिएटर की ओर चला, उसने वर्कआउट करने और अपनी ताकत आजमाने के बारे में सोचा, लेकिन उसने इसके खिलाफ फैसला किया। उसे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। हाँ, वह हाल ही में मजबूत हो रहा था, लेकिन चूंकि उसके एट्रीब्यूट्स अभी भी उस सीमा के भीतर थे जो दूसरे इंसान हासिल कर सकते हैं, इसलिए उसे खुद पर जोर देने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं हुई। इसके अलावा उसने सालों तक शारीरिक श्रम किया था, एक निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया था और दूसरे शारीरिक रूप से थका देने वाले काम किए थे, इससे पहले कि उसे उस रेस्टोरेंट में नौकरी मिली जहां से उसे निकाल दिया गया था। थिएटर के अंदर आर्यन ने एक रिक्लाइनर पर अपनी जगह ली और कंट्रोल टैबलेट उठाया। उसने रोशनी को नियंत्रित किया, उसे मंद किया, पर्दों को नियंत्रित किया, S चालू किया, टीवी स्क्रीन चालू की और एक फिल्म चुनी। फिल्म शुरू हुई और उसने साउंड सिस्टम को नियंत्रित किया, आवाज को अपने इच्छित स्तर तक कम और ज्यादा किया। वो रिक्लाइनर में और ज्यादा आराम से बैठ गया और मुस्कुराया, अपना ध्यान चल रही फिल्म पर केंद्रित करते हुए। हाँ, यही तो जिंदगी है। आर्यन के साथ चैट के बाद सान्या ने तुरंत ग्रुप चैट में मैसेज किया और उन्हें उसके निमंत्रण के बारे में बताया। ग्रुप की गतिविधि तुरंत बढ़ गई और वे सभी सान्या से पुष्टि करना चाहते थे कि क्या उसने जो कहा वह सच था। जब उसने इसकी पुष्टि की तो वे सभी कुछ देर के लिए शांत हो गए, फिर उनके मैसेज वापस आने लगे। वे अभी भी लाना के अनुभव के बारे में बात कर रहे थे जब वो उसके घर पर कपड़े डिलीवर करने गई थी, और अब वो उन्हें बुला रहा है। उन्हें वास्तव में यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि आर्यन उन्हें क्यों बुला रहा है। क्या वह सच में उनसे दोस्ती करना चाहता है या उसे उनसे कुछ काम है? जो भी हो, वे पता लगाने के लिए बहुत उत्सुक थे। कम से कम वे जानते थे कि उन्हें कुछ भी बुरा होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस रात आर्यन के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। वास्तव में उन्होंने उसे अपनों में से एक के रूप में स्वागत किया था, भले ही वह पूरी तरह से नया था, और इसलिए उनका मन शांत था। लेकिन वे आखिरकार प्रसिद्ध स्वर्ण महल में जाने और संभवतः आर्यन के साथ दोस्त बनने के लिए बहुत उत्साहित महसूस कर रहे थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दोस्ती तुरंत हो जाएगी, लेकिन वे ये दिखाने को तैयार थे कि वे उसके लिए मूल्यवान साबित होंगे। अध्याय 27, किराने की खरीदारी। उस दोपहर बाद दूसरी फिल्म अभी अभी खत्म हुई थी। आर्यन ने अपना फोन उठाकर समय देखा, क्योंकि उसे याद आया कि सान्या और उसके दोस्त आने वाले हैं। दोपहर के 3:16 बजे। वे जल्द ही पहुंचने वाले होंगे और मैंने अभी तक ये भी नहीं सोचा है कि वे क्या खाएंगे। चूंकि वो उन्हें बुला रहा था और वे उसके मेहमान होंगे, तो उसे उनकी आवभगत करनी होगी, जिसका मतलब था कि उसे उनके लिए खाना बनाना होगा। लेकिन उसका किचन पूरी तरह से सामग्री से खाली था। उसे किराने का सामान खरीदने जाना होगा। हाँ, वह खाना ऑर्डर कर सकता है, लेकिन आर्यन को लगा कि यह उचित नहीं होगा। वे उसके घर आ रहे हैं, यह उचित है कि वे घर का बना खाना खाएं। अगर वह उन्हें बाहर ले जा रहा होता तो बात पूरी तरह से अलग होती। इसके अलावा वह अपनी वर्ल्ड क्लास पाक कला स्किल का प्रदर्शन करना चाहता था। किराने के सामान के लिए आर्यन ने संभवतः उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर करने और अपने घर पर डिलीवर करवाने के बारे में सोचा, लेकिन उसने इसके खिलाफ फैसला किया। उसने इसे कुछ ताज़ी हवा लेने के अवसर के रूप में उपयोग करने का फैसला किया। वह आधे दिन से घर के अंदर बंद था। उसे सच में थोड़ा अपने पैर सीधे करने की जरूरत थी। उसने कंट्रोल टैबलेट उठाया और टीवी S बंद कर दिया और पर्दा खोल दिया, जिससे सूरज की रोशनी थिएटर में भर गई। जब वो ये कर चुका तो वह रिक्लाइनर से उठा और होम थिएटर से निकलकर गैराज की ओर चला गया। गैराज में कदम रखते ही आर्यन ने सबसे पहले नई आई कार रोल्स रॉयस घोस्ट ब्लैक बैज को देखा, जो वहां शान से खड़ी थी। काले रंग का शौकीन होने के नाते कार आश्चर्यजनक लग रही थी। गहरा काला पेंट गैराज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने से ज्यादा सोख रहा था, जिससे कार को एक रहस्यमयी, लगभग शून्य जैसी उपस्थिति मिल रही थी। ज्यादातर लग्जरी कारों की दिखावटी चमक के विपरीत इसमें एक सूक्ष्म, प्रभावशाली मैट चमक थी, लेकिन इसने इसे नजरअंदाज करना असंभव बना दिया था। हुड पर स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी चांदी की नहीं थी, ये ग्लॉस ब्लैक थी, खुफिया और गरिमापूर्ण। यहाँ तक कि ग्रिल और ट्रिम, जो आमतौर पर पॉलिश किए हुए क्रोम होते हैं, को भी एक चिकने काले क्रोम में बदल दिया गया था, जिससे थीम सुसंगत और परिष्कृत बनी रहे। उसका लंबा सिलहुट ऐसा लग रहा था जैसे इसे ओब्सिडियन पत्थर से तराशा गया हो, जिसका हर मोड़ अगले में बह रहा था। 23 इंच के कार्बन अलॉय व्हील्स एक टिंटेड ग्लॉस ब्लैक में फिनिश किए गए थे, जिसमें से गहरे लाल ब्रेक कैलिपर्स दिखाई दे रहे थे, जो शांत सतह के नीचे कुछ ज्यादा भयंकर होने का संकेत दे रहे थे। कार का इंटीरियर देखे बिना भी आर्यन पहले ही समझ गया था कि लोग इस ब्रांड की इतनी तारीफ और प्यार क्यों करते हैं।
वो इस समय उस कार को एक चक्कर के लिए बाहर ले जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। मैं किराने की दुकान पर जा रहा हूँ, मैं वहाँ रोल्स रॉयस नहीं चला सकता, है ना? हाँ, वह चला सकता है, लेकिन वह कोई भी बिना वजह का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता था, इसलिए वह नहीं चलाएगा। रोल्स रॉयस घोस्ट ब्लैक बैज ने अब उसके पास कारों की कुल संख्या बढ़ाकर 5 कर दी थी, और उसने अभी तक उनमें से आधे से ज्यादा को चलाया भी नहीं था। वो मुस्कुराया और सिस्टम इन्वेंटरी से मसेराटी ग्रैंड टूरिस्मो की चाबी निकाली और अनलॉक बटन दबाया। उसने दरवाजा खोला, ड्राइवर की सीट पर बैठा और इंजन चालू किया। कार दहाड़ते हुए चालू हो गई और उसने उसे गैराज से बाहर लंबे ड्राइववे से होते हुए गेट के माध्यम से बाहर निकाल दिया। वो मालाबार हिल की सड़कों पर गाड़ी चलाने लगा, कार के जीपीएस सिस्टम पर प्रदर्शित हो रही नजदीकी किराने की दुकान की ओर जाते हुए। कुछ मिनटों बाद आर्यन ने स्टोव के सामने गाड़ी पार्क की और कार से बाहर निकल गया। उसने अपने सामने के स्टोव को देखा और मनोरंजन में अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ एक किराने की दुकान थी, लेकिन सिर्फ नाम की। स्टोव एक कोने के प्लॉट पर था। इसकी चौड़ी एक मंजिला संरचना आसानी से एक नियमित सुपरमार्केट के आकार से 3 गुना थी। बाहरी हिस्सा न्यूनतम और आधुनिक था, जिसे हल्के पत्थर, नरम लकड़ी के पैनलिंग और चौड़ी खड़ी खिड़कियों के साथ डिजाइन किया गया था, जो लगभग जमीन से छत तक फैली हुई थी। प्रवेश द्वार के ऊपर छोटे सुरुचिपूर्ण अक्षरों में एक मैट गोल्ड लोगो लगा था, प्रकृति फ्रेश। साफ सुथरा बाहरी हिस्सा जो आलीशान परिवेश के साथ सहजता से घुल मिल जाता था। साइड प्रवेश द्वार पर एक वर्दीधारी वैले ने आर्यन को सम्मानपूर्वक सिर हिलाया, हालांकि उसने वैले सेवा का उपयोग नहीं किया था। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और कांच के दरवाजों की ओर चला गया। वे आसानी से खुल गए, जिससे एक ऐसा इंटीरियर सामने आया जो किराने की दुकान से ज्यादा एक लग्जरी बुटीक जैसा महसूस हो रहा था। फर्श हल्के ट्रेवर्टीन मार्बल का बना था, जो एक कोमल चमक के लिए पॉलिश किया गया था। छत के स्पीकरों के माध्यम से धीमा वाद्य संगीत बज रहा था। हवा में ताजे कटे फूलों और हल्के साइट्रस क्लीनर की महक थी। रोशनी नर्म और परिवेशीय थी, जो चमक से ज्यादा माहौल पर केंद्रित लग रही थी। प्रवेश द्वार के दाईं ओर एक कंसीयर्ज डेस्क काउंटर था। उसके पीछे एक अच्छी तरह से तैयार कर्मचारी ने ऊपर देखा, एक छोटा सा सिर हिलाया और एक महिला की सहायता करने के लिए वापस लौट आया, जो बेज डिजाइनर कपड़ों में थी। आर्यन की आंखों ने जगह को स्कैन किया। गलियारे चौड़े थे, ज्यादातर लिविंग रूम से भी ज्यादा चौड़े और करीने से व्यवस्थित अलमारियों से भरे हुए थे, जिनमें आयातित सामान, कारीगर ब्रांड और जैविक उत्पाद थे। लेआउट बेतरतीब नहीं था, क्योंकि यह अपने जानबूझकर किए गए डिजाइन के साथ साफ दिख रहा था। वो कला की तरह ढेर किए गए ताजे फलों के एक डिस्प्ले के पास से गुजरा। हर सेब, नाशपाती और अनार को ध्यान से व्यवस्थित किया गया था। बाईं ओर पहले से तैयार भोजन के लिए एक कांच का काउंटर था, जिसमें शेफ की वर्दी में कर्मचारी भुनी हुई बत्तख का सलाद और ट्रफल पास्ता जैसे छोटे क्यूरेटेड व्यंजन परोस रहे थे। ज्यादातर ग्राहक जल्दी में नहीं दिख रहे थे। इसके बजाय वे मैट ब्लैक हैंड बास्केट ले जा रहे थे और जंगली फूलों का शहद, आयातित माचा पाउडर और $40 की कारीगर ब्रेड जैसी चीजें चुनने में अपना समय ले रहे थे। आर्यन फिर से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यहाँ तक कि किराने की खरीदारी का अनुभव भी एक क्यूरेटेड जीवन शैली का हिस्सा था। उसने एक हैंडबास्केट उठाई और गलियारों में चला गया, लापरवाही से अलमारियों को स्कैन करते हुए। ज्यादातर चीजों पर कोई कीमत नहीं थी, या तो आपको कीमत पता होती थी या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो वर्ल्ड क्लास शिष्टाचार स्किल के लिए सिस्टम को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सका, क्योंकि इसके बिना वह पूरी तरह से खो गया होता और ऐसी जगह पर ठीक से खुद को संभाल नहीं पाता। वो एक बार फिर मन ही मन मुस्कुराया और गलियारों से शांति से गुजरते हुए सावधानीपूर्वक व्यवस्थित सेक्शन को स्कैन करते हुए, जिसके लिए वह आया था, उसे उठाना शुरू कर दिया। इसके बावजूद कि सब कुछ कितना बेदाग और क्यूरेटेड लग रहा था, वह जरा भी असहज नहीं था। उसका आसन शिथिल था और उसकी गति धीमी थी। वर्ल्ड क्लास शिष्टाचार स्किल ने उसकी हर हरकत को सूक्ष्म रूप से निर्देशित किया। स्किल वास्तव में उसे आकार दे रही थी और उसे उस दुनिया में जल्दी से अनुकूल होने में मदद कर रही थी जिसमें उसे अचानक फेंक दिया गया था। उसने सेक्शन से अपनी जरूरत की चीजें उठाना शुरू कर दिया। वह कुछ दिनों के लिए अपने किचन को स्टॉक करने और सानिया और उसके दोस्तों के लिए जो खाना बनाएगा, उसके लिए पर्याप्त किराने का सामान खरीदना चाहता था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि क्या पकाना है। मुख्य कोर्स केसर वाले जैस्मिन चावल के साथ हर्ब रोस्टेड चिकन थाई होगा और साइड डिश बाल्सैमिक ग्लेज के साथ एवोकेडो और टमाटर का सलाद होगा। फिर मिठाई के लिए फलों के टुकड़ों के साथ आइसक्रीम और ताजगी के लिए ठंडी सिट्रस मिंट मॉकटेल। सुनने में बहुत फैंसी और शायद पकाने में मुश्किल लगता है। फैंसी हाँ, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं। आर्यन के पास वर्ल्ड क्लास पाक कला स्किल है। कोई भी भोजन बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं है। जब तक आर्यन अपनी जरूरत की चीजें उठाकर चेकआउट काउंटर पर पहुंचा, तब तक उसकी हैंडबास्केट भर चुकी थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यह एक क्यूरेटेड चयन था, ठीक स्टोर में हर चीज की तरह। कैशियर, एक हल्की ग्रे वर्दी में एक युवा महिला, ने फिर से विनम्रता से उसका स्वागत किया। गुड आफ्टरनून सर,
मुझे उम्मीद है कि आपको वह सब कुछ मिल गया जो आप ढूंढ रहे थे। हाँ शुक्रिया, आर्यन ने जवाब दिया और टोकरी को काउंटर पर रख दिया। उसने चीजों को स्कैन करना शुरू कर दिया। हर एक सेंसर के पार एक नर्म बीप के साथ स्लाइड कर रहा था। कीमत स्क्रीन पर संक्षेप में दिखने के बाद गायब हो रही थी। कुल योग साइड स्क्रीन पर आया, लगभग 60,000 रुपये। आर्यन बिना पलक झपकाए अपना कार्ड निकाला और उसे टर्मिनल पर टैप किया। बीप ने पुष्टि की कि भुगतान हो गया है और कैशियर ने थोड़ा सिर झुकाया। क्या आप इन्हें अपनी कार तक ले जाने में सहायता चाहेंगे? जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आर्यन ने शांति से जवाब दिया। किराने का सामान 3 मैट ब्लैक पुनः प्रयोज्य शॉपिंग बैग में रखा गया था, जिन पर छोटे सुनहरे अक्षरों में प्रकृति फ्रेश का लोगो छपा हुआ था। वे मजबूत और खूबसूरती से बने हुए थे, संभवतः बहुत कीमती थे। आर्यन ने स्टाफ को धन्यवाद दिया, बैग लिए और कांच के दरवाजों से बाहर निकल गया। बाहर सूरज देर दोपहर के नर्म रंगों में बदल गया था। उसकी मसेराटी कोमल रोशनी में चमक रही थी। उसके गहरे मोरस्टो की परिधि में लगे करीने से छटे हुए पेड़ों को प्रतिबिंबित कर रहे थे। वो कार के पास गया, ट्रंक खोला और ड्राइवर की सीट पर चढ़ने से पहले बैग को सावधानी से अंदर रखा। इंजन एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ चालू हो गया। जैसे ही वो पार्किंग की जगह से बाहर निकला और निकास की ओर बढ़ा, आर्यन ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से स्टोव पर एक आखिरी नजर डाली। यहाँ किराने की खरीदारी एक फैशन शो की तरह लगती है, उसने हल्की हंसी के साथ खुद से कहा। घर का रास्ता शांत और सहज था। मालाबार हिल की सड़कें शांतिपूर्ण थीं। मोहल्ला पूरी तरह से लैंडस्केप और विचारशील सुरक्षा गश्ती द्वारा देखा गया था। यहाँ हर घर एक एस्टेट था और उनके पीछे एक कहानी थी जो उन्हें उनकी प्रतिष्ठा देती थी, और यही बात आर्यन की प्रॉपर्टी के साथ भी थी। जल्द ही स्वर्ण महल के सामने के गेट आगे दिखाई दिए और जैसे ही वह पास पहुंचा, वे उसके लिए अपने आप खुल गए। जैसे ही वह गैराज में घुसा और मसेराटी को रोल्स रॉयस के बगल में पार्क किया, टायर ड्राइव पर धीरे से चरमराए। उसने ट्रंक खोला, किराने के बैग उठाए और आंतरिक दरवाजे की ओर चला गया। जब तक वह किचन में पहुंचा, तब तक 3:40 बज चुके थे। वे 20 मिनट में यहाँ होंगे, वो बुदबुदाया, बैग को काउंटर पर रखते हुए और तेजी से लेकिन शालीनता से आगे बढ़ते हुए। उसके पास पहले से ही समय कम था, लेकिन उसे लगा कि वो शायद उनके आने से पहले काम पूरा कर लेगा। उसने एक पेशेवर शेफ की तरह सामग्री को खोला जो एक टीवी शो की तैयारी कर रहा हो। किचन आइलैंड उसका मंच बन गया और सामग्री उसके सहकलाकार। अब उन्हें ये दिखाने का समय था कि वर्ल्ड क्लास पाक कला का असली मतलब क्या होता है। अध्याय 28, सान्या के साथ कुकिंग। सिर्फ कुछ ही मिनट गुजरे थे, लेकिन किचन में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। भले ही वो जो डिश बना रहा था वो उसने पहले कभी नहीं बनाई थी, लेकिन उसे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ और न ही कोई गलती हुई, क्योंकि अब तक सब कुछ परफेक्ट था। समय की कमी के कारण उसने मुख्य कोर्स से पहले साइड डिश और ड्रिंक तैयार करने का फैसला किया। उसके पास 20 मिनट से भी कम समय था और सान्या और उसके दोस्त जल्द ही पहुंचने वाले थे। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि जब वे आएं, तो वह मुख्य कोर्स का इंतजार करते समय उन्हें कुछ पेश कर सके। चूंकि वो सिर्फ सब्जियों और फलों के साथ काम कर रहा था, इसलिए वह इसे जल्दी से बनाने में सक्षम था। और जैसे ही वो उन्हें खत्म कर रहा था और चिकन को ओवन में रख रहा था और चावल पकाने के लिए तैयार कर रहा था, उसने गेट के इंटरकॉम सिस्टम का जाना पहचाना बजर सुना। वो किचन के एक कोने में लगे छोटे टच स्क्रीन की ओर मुड़ा और उसने सान्या को गेट पर खड़ा देखा। वो उसके पास गया और गेट कंट्रोल बटन दबाया और गेट अपने आप खुल गया। उसने देखा कि सान्या और उसके दोस्त कंपाउंड में आए और अपनी कारें गैराज के पास विजिटर पार्किंग में खड़ी की, फिर सामने के दरवाजे की ओर चले गए। आर्यन ने हाथ में पकड़ा चाकू नीचे रखा, अपने हाथ धोए और उन्हें एक साफ तौलिए से सुखाया और किचन से निकल गया। वह सामने के दरवाजे पर गया और उसे खोला। दरवाजे पर सान्या और उसके दोस्त खड़े थे। हालांकि आर्यन को उन सभी के नाम याद नहीं थे, लेकिन उसे कुछ याद थे, खासकर लाना, मयंक, कृति और करण। हाय दोस्तों, उसने अभिवादन किया। हाय, उन सभी ने थोड़ी अजीब सी हिचकिचाहट के साथ अभिवादन किया। अंदर आ जाओ दोस्तों, प्रवेश द्वार पर मत खड़े रहो, उसने प्रवेश द्वार से हटते हुए कहा। उन सभी ने आर्यन को सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और दरवाजे से अंदर चले गए। अंदर आने पर वे एक पल के लिए रुके और महल के इंटीरियर के नज़ारे को देखा। वे पहले ही लाना से सुन चुके थे कि पूरी जगह कितनी खूबसूरत और अद्भुत है, लेकिन शब्दों में इसकी खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती। आर्यन उनकी प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराया। हाँ, महल काफी अद्भुत है, यहाँ तक कि मैं, इसका मालिक, अभी भी इसकी आदत डाल रहा हूँ। प्लीज आराम से बैठो, उसने लिविंग रूम में सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा और किचन की ओर चल पड़ा। आर्यन की बात सुनकर उन्होंने सिर हिलाया और वे लिविंग रूम की ओर चले गए, लेकिन सान्या नहीं गई क्योंकि वह उसके पीछे पीछे चली आई। हे, उसने उसका पीछा करते हुए पुकारा। आर्यन पीछे मुड़ा और सान्या को अपने पीछे आते देख हैरान रह गया। हे, ओम, मुझे किचन में जो तुम पका रहे हो उसकी खुशबू आ रही है।
मैं सोच रही थी कि क्या मैं किसी चीज में मदद कर सकती हूँ। अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो, उसने धीमी आवाज में और एक विनम्र फिर भी थोड़ी घबराई हुई मुस्कान के साथ कहा। आर्यन ने एक पल के लिए उसे देखा, थोड़ा चौंक गया। वह सच में हैरान था क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो मदद की पेशकश करेगी। वो मुझे बार बार यह साबित कर रही है कि मैंने उसे गलत नजरिए से देखा था, बहुत ही गलत नजरिए से, या क्या वो बड़ी हो गई है? वह काफी भ्रमित था क्योंकि वह उस सान्या की तरह बिल्कुल भी व्यवहार नहीं कर रही थी जिसे वह जानता था, या शायद वह उसे बिल्कुल भी नहीं जानता था। वास्तव में अब जब उसने इसके बारे में सोचा, उसने वास्तव में कभी भी उसके साथ बातचीत नहीं की थी और उसे कभी यह जानने का मौके और की मात्रा का आ नहीं मिला कि वह किस तरह की इंसान थी। उसने जो पूरी छवि बनाई थी, वह दूर से जो देखा, लोगों ने जो कहा और जिस तरह से वह खुद को पेश करती थी, उस पर आधारित थी। इसके अलावा उसे आखिरी बार देखे हुए कई साल हो गए थे, तब से शायद बहुत कुछ हो गया था और शायद वह उन वजहों से बदल गई थी। आर्यन ने मन ही मन आह भरी और सान्या के बारे में अपनी पिछली छवि को खारिज करने का फैसला किया और उसे उस रूप में देखना शुरू किया जैसी वह वास्तव में थी। और इसलिए उसने उसे किचन में मदद करने की अनुमति देने का फैसला किया। जरूर, उसने सिर हिलाया। शुक्रिया, सान्या मुस्कुराई, सच में खुश लग रही थी। दोनों किचन में चले गए और आर्यन जो कर रहा था उसे जारी रखा, लेकिन जब से वे आ गए थे, उसने उन्हें साइड डिश परोसने का फैसला किया। सान्या के दोस्तों ने उसे आर्यन के पीछे पीछे जाते देखा और उलझन में एक दूसरे को देखा। क्या वो सच में उसकी मदद कर रही है खाना बनाने में? मयंक ने चौड़ी आंखों से फुसफुसाया। मुझे लगता है कि हाँ, कृति ने धीरे से कहा। वाह, मयंक अविश्वास में मुस्कुराया। किचन के अंदर आर्यन ने सलाद प्लेट में निकाला और ड्रिंक तैयार की, फिर सान्या की ओर मुड़ा जो उसके पीछे खड़ी थी और चेहरे पर आश्चर्य के भाव लिए उसे देख रही थी। ये लो, क्या तुम इसे परोसने में मेरी मदद कर सकती हो? उसने पूछा और उसने सिर हिला दिया। उसने प्लेटें उठाई और उन्हें डाइनिंग टेबल पर ले गई, जबकि आर्यन ने मुख्य कोर्स के लिए चावल और चिकन पर ध्यान केंद्रित किया। जब सान्या सलाद और मॉकटेल परोस चुकी तो वो उसकी मदद करना जारी रखने के लिए किचन में लौट आए। क्या तुम अपना सलाद नहीं खाओगी? आर्यन ने हैरानी से पूछा जब उसने उसे वहां खड़े होकर खुद को देखते हुए पाया। उसने किचन आइलैंड पर सलाद की आखिरी प्लेट को देखा और सान्या को देखा। क्या मैं इसे यहीं खा सकती हूँ? उसने पूछा। क्यों नहीं? आर्यन मुस्कुराया। शुक्रिया, सान्या ने कहा और तुरंत टमाटर और एवोकाडो का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। स्वाद का आनंद लेते हुए उसकी आंखें बंद हो गईं। ये सलाद बहुत अच्छा है, उसने और टुकड़े मुंह में डालते हुए बुदबुदाया। हे, आराम से, अपना गला मत दबा लेना। आर्यन हंसा। वह सच में खुश था कि वह ईमानदारी से इसका आनंद ले रही थी क्योंकि वह उसके चेहरे पर यह देख सकता था कि इसे अपने काम की सराहना पसंद नहीं है। सच कहूं तो मैं कहूंगी कि यह मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे सलादों में से एक है और मैं तुम्हारी चापलूसी नहीं कर रही हूँ। मैं मुख्य कोर्स का इंतजार नहीं कर सकती, सान्या ने और टमाटर और एवोकाडो मुंह में डालते हुए कहा। तारीफ के लिए शुक्रिया, आर्यन मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, तुम इतने अच्छे कुक हो, मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। तुम्हें समझना सच में नामुमकिन है। वह मुस्कुराई। आर्यन उसकी बातों पर हंसा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ओह, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तुम्हारी नई जगह के लिए बधाई। ये सच में बहुत अच्छी है, सान्या ने ईमानदारी से कहा। शुक्रिया, मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि तुम अभी कितने लोकप्रिय हो। वो उस पर मुस्कुराई। लोकप्रिय? कैसे? आर्यन ने काफी हैरान और थोड़ा भ्रमित होकर पूछा। अरे, यह मत कहना कि तुम्हें महल को एक रहस्यमयी खरीदार को बेचे जाने के बारे में ऑनलाइन लेखों के बारे में नहीं पता। ओह, मैंने वास्तव में उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आर्यन मुस्कुराया। ये ठीक वैसा ही था जैसा उसने कहा था, उसने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। बेशक तुमने नहीं दिया, लेकिन किसने सोचा होगा कि तुम ही वह रहस्यमयी खरीदार हो? जब मुझे पता चला तो मैं अपनी प्रतिक्रिया को रोक नहीं सकी। वास्तव में मैं सदमे और अवाक होने से परे थी, सान्या ने कहा जब उसने पिछली रात लाना ने ग्रुप चैट में जो खुलासा किया था उसके बारे में सोचा। मुझे लगता है कि बहुत सी चौंकाने वाली चीजें हैं। आर्यन मुस्कुराया और उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। जैसे कि तुम, उदाहरण के लिए? मैं, सान्या ने उलझन में पूछा। हाँ, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन हम एक ही मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे, आर्यन ने जवाब दिया। हैं? सान्या पलकें झपकाते हुए हक्की बक्की रह गई। रुको, क्या? हिलव्यू पब्लिक स्कूल, क्लास 2B, 9वीं कक्षा, रॉयल हेरिटेज हाई, होमरूम 10A, रॉयल हेरिटेज स्पिरिट स्क्वाड। मैं तब ज्यादा नोटिसेबल नहीं था, तुमने शायद मुझे कभी नहीं देखा। सान्या को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि आर्यन शायद उसके साथ मजाक कर रहा है। इसके अलावा उसकी ताकत के साथ उसके बारे में जानकारी निकालना बहुत आसान था। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वो उसके साथ उसी स्कूल में पढ़ती थी।
आर्यन ने सान्या के चेहरे पर अविश्वास देखा और उसने कुछ नाम पुकारना शुरू कर दिया, क्लास में या स्कूल में हुई कुछ सामान्य और छोटी मोटी बातों का जिक्र करते हुए, कुछ ऐसा जो सिर्फ वही जानता होगा जो वास्तव में वहां स्कूल गया हो। तुम कैसे? उसने पूरी तरह से अविश्वास में पूछा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा और जो कर रहा था उसे करता रहा। समय बीतता गया और आर्यन जो कर रहा था उसमें खो गया। सान्या ने भी चुपचाप मदद की, उसके चेहरे पर अभी भी अविश्वास था। ऐसा लगता है कि उसे आर्यन की कही बात को स्वीकार करने में थोड़ा समय लगेगा। आधे घंटे से ज्यादा समय बाद एक बहुत ही गहरी सुगंध किचन से भरकर बाहर निकली, जो पूरे लिविंग रूम और डाइनिंग में फैल गई। खाना तैयार था। अध्याय 29, दोस्तों के साथ डिनर। वाह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, कृति ने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने अपने सामने के व्यंजनों को देखा। बाकी सब पहले से ही बड़ी डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे थे। उनकी आंखें चौड़ी थीं और पूरी तरह से सजी हुई प्लेटों पर केंद्रित थीं। चमकीले सुनहरे चावलों से हल्की केसर की सुगंध आ रही थी। हर्ब रोस्टेड चिकन थाई पूरी तरह से कुरकुरी थी और उन पर एक चमकदार ग्लेज था। आर्यन ने आखिरी व्यंजन मेज पर रखा और एक नर्म, स्वागत करने वाली मुस्कान के साथ अपनी सीट पर बैठ गया। आप सभी का आने के लिए शुक्रिया। मैं सच में सराहना करता हूँ कि आप आज यहाँ हैं। तुम हमारा शुक्रिया कर रहे हो। मयंक हंसा। आर्यन, तुमने हमें स्वर्ण महल में आमंत्रित किया, हमारे लिए खाना बनाया और हमारे साथ राजसी व्यवहार किया। अगर कुछ है तो हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सच में, हापर ने हल्की हंसी के साथ कहा। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी की भी हमारी उम्र के किसी ने इस तरह से मेजबानी की है। तुमने तो स्तर बहुत ऊंचा कर दिया है। हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, करण ने अपना गिलास उठाते हुए कहा। आर्यन के नाम सबने दोहराया और धीरे से अपने मॉकटेल एक दूसरे से टकराए। औपचारिकताओं के बाद समूह ने अपना ध्यान भोजन पर लगाया। एक एक करके उन्होंने अपने कांटे चम्मच उठाए और पहला निवाला लिया, और एक एक करके उनके भाव बदल गए। लाना ने अविश्वास में पलकें झपकाईं। मयंक की आंखें चौड़ी हो गईं। ईशा के मुंह से एक छोटी सी आह निकली, यहाँ तक कि आकाश भी चबाते चबाते रुक गया, साफ तौर पर दंग था। ये अविश्वसनीय है, कृति ने धीरे धीरे कहा, जैसे ये पुष्टि करने की कोशिश कर रही हो कि उसकी जीभ उसे धोखा तो नहीं दे रही। ठीक है, मैं तुम्हारी तारीफ तो वैसे भी करने वाली थी, हापर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन यह मैं चापलूसी नहीं कर रही हूँ। इस खाने का स्वाद असाधारण है। वे सब एक और निवाला लेने के लिए वापस जुट गए, फिर एक और जल्द ही मेज पर खामोशी छा गई। अजीबपन के कारण नहीं, बल्कि उस स्वाद के प्रति आपसी सम्मान के कारण जो वे चख रहे थे। ये चिकन मेरे पापा की प्राइवेट डिनर पार्टियों में खाए किसी भी खाने से बेहतर है, करण ने कहा, और वो सचमुच सेलिब्रिटी शेफ को काम पर रखते हैं। चावल, कृति ने बुदबुदाया, यह इतने खिले खिले और सुगंधित कैसे हैं? मयंक ने दबी हुई आवाज में कहा, भाई, मैं इसे दोबारा खाने के लिए पैसे दूंगा, सच में। जैसे जैसे वे खा रहे थे, उनकी आंखें बार बार आर्यन की ओर जा रही थीं। हर नजर के पीछे जिज्ञासा उबल रही थी। वे पूछना चाहते थे, उसने इस तरह खाना बनाना कैसे सीखा? उसने कहाँ से ट्रेनिंग ली? ये कैसे संभव था कि उनकी उम्र का कोई व्यक्ति अपने जीवन में मिले आधे पेशेवरों से बेहतर व्यंजन बना सकता है? लेकिन उनमें से किसी ने नहीं पूछा। ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं थी, ये भोजन को परोसने का तरीका, मात्रा, बनावट, स्वादों का कंट्रास्ट था। ये सब किसी ऐसे व्यक्ति की गवाही दे रहा था जिसमें सिर्फ प्रतिभा ही नहीं बल्कि महारत भी थी, और उस पर बिना दखल दिए सवाल करना मुश्किल था। तो उन्होंने बस इसका आनंद लिया। जब सब खा चुके तो वे पीछे टिककर बैठ गए, संतुष्ट भावों और भरे पेट के साथ अपने मॉकटेल के आखिरी घूंट पी रहे थे। आर्यन, ये सच में परफेक्ट था, सान्या ने धीरे से कहा, मेज के पार से उसे देखकर मुस्कुराते हुए। हाँ यार, तुमने सच में कमाल कर दिया, आकाश ने थम्स अप देते हुए कहा। आर्यन ने सराहना में सिर हिलाया। शुक्रिया, मुझे खुशी है कि तुम सबने इसका आनंद लिया। मुझे सान्या से भी थोड़ी मदद मिली। ये सुनकर वे सब हंस पड़े। नहीं, मैंने किचन में खड़े होकर ध्यान भटकाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं किया, सान्या हंसी। जैसे ही दूसरे लोग मेज से उठकर आराम करने के लिए लिविंग रूम की ओर जाने लगे, आर्यन चुपचाप प्लेटें और छुरी कांटे इकट्ठा करने के लिए पीछे रह गया। उसे आश्चर्य हुआ, सान्या भी पीछे रुक गई। मैं मदद करूंगी, उसने कहा, और पहले से ही प्लेटों के ढेर की ओर पहुंच रही थी। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, आर्यन ने कहा। मुझे पता है, उसने जवाब दिया, उसे एक मुस्कान देते हुए, लेकिन मुझे करने दो, प्लीज। ठीक है, आर्यन ने सिर हिलाया। साथ में उन्होंने मेज साफ की। उनकी हरकतें समन्वित और सहज थीं। आर्यन ने ज्यादातर भारी व्यंजन उठाए जबकि सान्या ने गिलास और हल्की चीजें उठाईं। किचन में पहुंचने के बाद सान्या ने बर्तन धोए जबकि आर्यन ने उन्हें सुखाकर जगह पर रखा। आर्यन ने तिरछी नजर से सान्या को देखा और ध्यान दिया कि पहले का अविश्वास अब खत्म हो गया था। उसका चेहरा अपने सामान्य शांत भाव में लौट आया था।
वो मुस्कुराया और अपना काम करता रहा। हालांकि वह सतह पर शांत थी, वह जानता था कि कुछ बदल गया है और वह अभी भी जो उसने उसे बताया था उसे समझने की कोशिश कर रही थी। शायद वो पुष्टि करने के लिए जांच पड़ताल करेगी। बर्तन धुल जाने के बाद दोनों ने अपने हाथ सुखाए और साथ में लिविंग रूम में वापस चले गए। बाकी का समूह आराम से बैठा था, कुछ लंबे सोफे पर, दूसरे आर्मचेयर पर धीरे धीरे बातें कर रहे थे और आरामदायक माहौल का आनंद ले रहे थे। आर्यन बैठ गया और सब उम्मीद से उसकी ओर मुड़े। तो अब तुम लोग क्या करना चाहते हो? उसने पूछा। सबने एक दूसरे को देखा। ईमानदारी से कहूं तो हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था, लाना ने स्वीकार किया। हम बस चिल करने और जगह देखने आए थे। हाँ, मयंक सहमत हुआ। हम बस मेजबान ने जो भी योजना बनाई है उसके साथ हैं। आर्यन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो चलो बस बातें करते हैं। उन्होंने अगले 30 मिनट तक इधर उधर की बातें की, हाल की गपशप, ग्रुप चैट के मजेदार पल और सामान्य विषय। आखिरकार बातचीत वापस स्वर्ण महल पर आ गई। तो हापर ने एक भौं उठाते हुए कहा, क्या हमें ये पूछने की इजाजत है कि तुमने ये जगह खरीदने का प्रबंधन कैसे किया? आर्यन शांति से मुस्कुराया। मैं खुशकिस्मत रहा हूं, मैं बस इतना ही कहूंगा। कुछ मनोरंजक नजरें और सिर हिलाए गए। हर कोई समझ सकता था कि वह विवरण नहीं बताने वाला था और उन्होंने इसका सम्मान किया। 3 चीजें हैं जो कुलीन वर्ग को उत्सुक और डराती हैं, वे चीजें जिन्हें वे नहीं जानते, वे चीजें जिन्हें वे नहीं समझते और वे चीजें जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। और आर्यन ये तीनों था। यहाँ हर कोई यह जानता था और यही कारण है कि वे उसकी अच्छी किताबों में रहना चाहते थे। आर्यन को महल खरीदे और शिफ्ट हुए पूरा 1 दिन हो गया था। कुछ लोगों ने शायद पहले ही उसकी पृष्ठभूमि की जांच कर ली होगी, लेकिन उन्हें वह नहीं मिला जो वे ढूंढ रहे थे। और वह क्या था? उसकी असली पहचान। हाँ, उन्होंने शायद उसके असली माता पिता के बारे में और कैसे उन्होंने उसे तकनीकी रूप से कम उम्र में अनाथ बना दिया था के बारे में पता लगा लिया होगा, लेकिन वे किसी भी तरह से यह विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे 2 सामान्य, साधारण लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया जो आसानी से करोड़ों डॉलर खर्च कर सकता है। यह विश्वास करना असंभव था। तुम एक रहस्यमयी बक्से की तरह हो, आकाश ने बुदबुदाया। कृति हंसी। एक अमीर रहस्यमयी बक्सा। आखिरकार सान्या थोड़ा आगे झुकी। हे आर्यन, क्या तुम हमारा ग्रुप चैट ज्वाइन करना चाहोगे? सबने ऊपर देखा। हाँ, कृति ने तुरंत कहा, तुम्हें जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसमें ज्यादातर मीम्स और बकवास होती है, लेकिन हम एक दूसरे को खबर देते रहते हैं, मयंक ने कहा। आर्यन मुस्कुराया। जरूर, क्यों नहीं। सान्या ने अपना फोन निकाला और जल्दी से टैप किया। कुछ ही पलों में आर्यन के फोन पर आमंत्रण का मैसेज आया। उसने स्वीकार कर लिया। अतरंगी अड्डा में आपका स्वागत है, आकाश ने शान से कहा और सब हंस पड़े। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की, किसी भी सहायता की जरूरत हो तो तुम हमें चैट कर सकते हो। अगर हम मदद कर सके तो करेंगे, करण ने कहा और उन्होंने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। शुक्रिया, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, आर्यन मुस्कुराया। उन्होंने थोड़ी देर और बात की, लेकिन अब तक बाहर का आसमान पहले से ही गहरा होने लगा था। सूर्यास्त की समृद्ध नारंगी चमक ऊंची खिड़कियों से छनकर आ रही थी। मुझे लगता है कि हमें अब निकलना चाहिए, मयंक ने खड़े होते हुए कहा। हाँ, देर हो रही है, ईशा ने कहा। यहाँ बहुत देर तक घूमना शायद सबसे अच्छा विचार नहीं है। एक एक करके वे खड़े हुए और उसकी मेहमान नवाजी के लिए फिर से आर्यन को धन्यवाद देने लगे। वो उन्हें सामने के दरवाजे तक ले गया और जब वे ठंडी शाम की हवा में बाहर निकले तो उसने दरवाज़ा खुला रखा। फिर से शुक्रिया आर्यन, हर चीज़ के लिए, करण ने हाथ हिलाते हुए कहा। चैट में मिलते हैं, मयंक मुस्कुराया। उनमें से हर कोई अपनी कारों की ओर गया और ड्राइववे से बाहर निकलने लगा, लेकिन सान्या एक पल के लिए सामने के दरवाजे पर रुकी रही। वो दहलीज पर खड़ी उसे देख रही थी। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने उसकी नज़र से नज़र मिलाई। कोई बात नहीं, वह हल्का सा मुस्कुराई, फिर नज़रें हटाकर अपनी कार की ओर चली गई। आर्यन ने उसे दूसरों के साथ जाते हुए देखा। गेट उनके पीछे धीरे से बंद हो गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और महल की खामोशी में वापस कदम रखा। अध्याय 30, दैनिक साइन इनके आश्चर्यजनक इनाम। सबके जाने के बाद आर्यन आखिरकार थोड़ा आराम कर सकता था। उसने सान्या और उसके दोस्तों के साथ बिताए समय का आनंद लिया और उसे उन्हें बुलाने का कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने एक बार फिर उसे साबित कर दिया कि वे अच्छे लोग हैं और दोस्ती करने लायक हैं। स्वाभाविक रूप से उसने उनकी अपने प्रति जिज्ञासा को नोटिस किया था, लेकिन उसे ये तथ्य भी पसंद आया कि उन्होंने ज्यादा पूछताछ नहीं की। जब उन्होंने देखा कि वह उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो उन्होंने बातचीत को किसी सामान्य विषय की ओर मोड़ दिया। जहां तक सान्या की बात है, आर्यन को नहीं पता था कि उसके ये बताने के बाद कि वह उसी स्कूल में गया था और उसी की क्लास में था, उसके साथ उसका रिश्ता आगे कैसा होगा, लेकिन उसे लगा कि इससे ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। उसे यकीन था कि वह ये पुष्टि करने के लिए जांच पड़ताल करेगी कि उसने जो कहा वह सच था या नहीं, लेकिन आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पुष्टि करने के बाद कुछ नहीं बदलता।
शायद यह उसके प्रति उसका रवैया बदल दे, शायद, लेकिन यह उसके लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह उसे पसंद करता था या कुछ और, उससे दोस्ती करने के अलावा वह उससे और कुछ नहीं चाहता था। फिर यह सवाल था कि वह, जो एक सामान्य पृष्ठभूमि से आया था, सान्या के साथ उसी स्कूल में कैसे पढ़ सका। खैर, इसका कारण यह था कि उसकी माँ एक खास अमीर परिवार के लिए नौकरानी के रूप में काम करती थी। मजे की बात यह है कि जिस आदमी से उसकी माँ ने शादी की थी वह उसके मालिक का सबसे बड़ा बेटा था। वास्तव में, इस पर वापस सोचते हुए आर्यन को कुछ याद आया और वह अपनी माँ के उस व्यक्ति से शादी करने की कार्रवाई को काफी संदिग्ध पाए बिना नहीं रह सका। अगर उसे ठीक से याद है तो उसके पिता के जाने से 2 हफ्ते पहले वह व्यक्ति हमेशा उसकी माँ को अपनी कार में छोड़ने आता था, लेकिन वह प्रवेश द्वार पर पार्क करता और कुछ मिनट बीत जाते, फिर उसकी माँ मुस्कुराते हुए बाहर निकलती। क्या वह नहीं उसने, लेकिन हर चीज का यही एकमात्र स्पष्टीकरण हो सकता है। आर्यन ने विचारों को अपने दिमाग से निकालते हुए आह भरी, जो बीत गया सो बीत गया, उस पर सोचते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। रात अभी जवान है, समय बिताने के लिए कुछ करना ही बेहतर है। क्या मैं जो सीरीज देख रहा था उसे जारी रखूं या कुछ गेम खेलूं? उसने इस बारे में सोचा और आखिरकार रात के लिए गेमिंग का फैसला किया। इस बीच जैसे ही सान्या और उसके दोस्त घर पहुंच रहे थे, उनके माता पिता और परिवार के सदस्यों ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। उनके सवाल स्वाभाविक रूप से आर्यन के बारे में थे कि वे उसके बारे में क्या पता लगाने वाले थे, वह किस तरह का इंसान है और कुछ अन्य बातें। बच्चे पहले तो अभिभूत हो गए, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को समायोजित कर लिया और मुस्कुराए और अपनी सीटों पर बैठकर अपने माता पिता को आर्यन के बारे में जो कुछ भी जानते थे वो बताने लगे। स्वाभाविक रूप से कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उनके माता पिता ने पहले ही आर्यन की पृष्ठभूमि की जांच कर ली थी और उसकी वास्तविक पहचान से संबंधित कुछ भी नहीं पाया था। उन्हें बस इतना पता चला कि वह 2 साधारण लोगों का बच्चा था जिन्होंने उसे काफी कम उम्र में छोड़ दिया था और तब से उसे खुद के लिए काम करना शुरू करना पड़ा था। लेकिन वे बस ये कैसे मान सकते थे कि वे 2 साधारण लोग आर्यन के वास्तविक माता पिता थे और उसकी पृष्ठभूमि इतनी सरल थी। अगर ऐसा है तो वो असली मालिक से ऐसी प्रॉपर्टी कैसे खरीद सका? उसके लिए कुछ भी अवैध काम में शामिल होना असंभव था, क्योंकि जब उसने घर खरीदा था तो पहले ही खतरे की घंटी बज गई होती, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है और ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में ऐसा होगा। और इसलिए उन्होंने इस पर शाब्दिक रूप से विश्वास नहीं किया, बल्कि इसे अपनी कहानी, जिस पर वे विश्वास करना चाहते थे, में फिट करने के लिए इसकी व्याख्या की, एकमात्र स्पष्टीकरण जो उनके लिए ज्यादा विश्वसनीय था। उन्होंने आर्यन की पहचान और पृष्ठभूमि की जो व्याख्या की वह ये थी कि वह एक बहुत ही शक्तिशाली परिवार से था। उसके माता पिता कहे जाने वाले 2 व्यक्ति वास्तव में उस परिवार के कर्मचारी थे जिन्हें उसके बड़े होने तक उसकी देखरेख का काम सौंपा गया था। उन्होंने उसे त्यागा नहीं था, बल्कि वास्तव में उसे दुनिया का अनुभव करके खुद को मजबूत बनाने के लिए छोड़ दिया था। और जब परिवार के बड़ों को लगा कि वह योग्य हो गया है तो उन्होंने उसे थोड़ा पैसा, कार और पेंट हाउस देकर शुरुआत की। फिर बाकी सब कुछ हुआ और अब यह महल है। उनके लिए यही एकमात्र विश्वसनीय स्पष्टीकरण था। यह उसके एक ऐरा गहरा होने से कहीं ज्यादा समझ में आता था, कहीं बेहतर समझ में आता था। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो जानते थे कि आर्यन प्रॉपर्टी का रहस्यमयी खरीदार है, और जिन्हें कोई अंदाजा नहीं था, उनके लिए वो अभी भी वही रहस्यमयी खरीदार बना रहेगा। अगली सुबह आर्यन काफी तरोताजा महसूस करते हुए उठा। चेहरे पर रोज की तरह चमकदार सुबह की मुस्कान के साथ वह बिस्तर पर बैठने की स्थिति में आया और अपना दैनिक अनुष्ठान किया। सिस्टम साइन इन। बधाई हो होस्ट, आपको 125 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको जेपी मॉर्गन के 0.02% शेयर मिले हैं। आर्यन इनाम से थोड़ा चौंक गया। हालांकि वर्ल्ड क्लास शिष्टाचार स्किल उसे मदद कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसे नकद इनाम में क्या मिला है तो वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। पूरे 125 करोड़ रुपए, सिर्फ यही उसकी मुस्कान को चौड़ा करने और उसे और भी चमकदार बनाने और उसके चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए काफी था। 125 करोड़ रुपए, ये आर्यन के पास शब्द कम पड़ गए। उसका फोन वाइब्रेट हुआ और उसने रकम के उसके खाते में जमा होने का क्रेडिट अलर्ट देखा, जिससे उसका बैलेंस बढ़कर 190 करोड़ रुपए से ज्यादा की चौंका देने वाली रकम पर पहुंच गया। वाह, वह सदमे में बुदबुदाया। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बाहर छोड़ी। अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करते हुए वह सफल रहा और उसने अपना ध्यान दूसरे इनाम पर लगाया। जेपी मॉर्गन का 0.02%। क्या ये ज्यादा है या बहुत ज्यादा? उसने एक अविश्वसनीय नजर से पूछा। उसने तुरंत इंटरनेट पर जेपी मॉर्गन की वर्तमान स्टॉक कीमत और उसकी बाजार पूंजी की जांच की। स्टॉक की कीमत लगभग 24,000 रुपये है और इसकी बाजार पूंजी लगभग 66 लाख करोड़ रुपये है। मिले डेटा का उपयोग करके उसने अपनी गणना की और उसने पता लगाया कि उसके 0.02% शेयरों का मूल्य कितना है। 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा। 1 मिनट रुको, क्या यह असली है?
उसने खुद से पूछा और पुष्टि करने के लिए फिर से गणना की, लेकिन उसे अभी भी वही परिणाम मिला। आखिरी बार पुष्टि करने के लिए उसने डेटा को एक आई चैटबॉट में डाला, लेकिन उसे वही परिणाम मिला। 1300 करोड़ रुपये। यह आर्यन के लिए भी एक बहुत बड़ी रकम थी। जहां तक उसे याद है, उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति 600 करोड़ रुपये से ज्यादा के मूल्य वाला महल था, लेकिन अब उसके पास उसके मूल्य से 2 गुने से भी ज्यादा की कोई चीज थी। सिस्टम अपने नाम। और जब उसने कहा कि वो मुझे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाना चाहता है, तो सच में मजाक नहीं कर रहा था। आर्यन मन ही मन मुस्कुराया। उसने वास्तव में अपने दैनिक साइन इन के दौरान ऐसा इनाम पाने की उम्मीद नहीं की थी। अब वह अपने दूसरे साप्ताहिक साइन इन इनाम और अपने पहले मासिक साइन इन इनाम के बारे में उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। जिंदगी अच्छी है, आर्यन भरपूर मुस्कुराया। शेयरों के साथ अब उसके पास पैसिव इनकम का एक और स्रोत था। वो अभी भी भविष्य में लाभांश के रूप में मिलने वाली रकम के बारे में सोच ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। उसने उस पर एक नज़र डाली और उसने देखा कि यह एक अनजाना नंबर था। अजीब है, कौन हो सकता है? क्या ये सानिया के दोस्तों में से कोई है? उसने उनके कॉन्टैक्ट सेव नहीं किए थे, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या वे ही थे। उसने सोचा कि कौन कॉल कर सकता है, लेकिन जब वह अनुमान नहीं लगा सका कि यह कौन है, तो उसने कॉल उठा लिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, थम्स अप का चिन्ह और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल सके। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बने। दिल